तो हमारी चुनावी कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्क्रीन पर आप तमाम फिगर देख लेंगे। मेरे कंप्यूटर में तो नंदीग्राम खुला है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है मुझको कि यहाँ क्या होगा, क्या और है ये हाँ, और ये अभी धीरे धीरे बदलेगा। अभी शुरुआती जो रुझान थे वो हमने बता दिए। बहरहाल बाकी ओवरऑल भी बता दीजिए। ओवरऑल में ये है कि कांटे की टक्कर। अब कुछ तो चैनल अच्छा, लेकिन अब एक चीज पुख्ता कर दीजिए आप हमारे दर्शकों को। अब हम कह सकते हैं ना कि ईवीएम की भी गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल शुरू हो गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से ईवीएम वोट्स दिखने शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि ईवीएम की गिनती अब शुरू हो गई है। स्लो है लेकिन गिनती शुरू हो गई। अब आंकड़े बता दीजिए। 134 तृणमूल कांग्रेस के लिए और 117 भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये है पश्चिम बंगाल। तो इसको भी आप अभी भी क्लोज आप कह सकते हैं। ये तो क्लोज ही है। हाँ, लेकिन नहीं, क्लोज तो वो था सुबह वाला। हाँ, 112, 113, 110। कुछ और चैनल हैं जिन्होंने ये गैप और बढ़ा दिया है, लेकिन हम अपने आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे। शुरुआती हैं ये भी, लेकिन 134 बनाम 117 कांटे की टक्कर। अब ये कितना कन्वर्ट होगा वो देखना होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से ये देखना होगा। और यदि ये जो वोट यदि ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े बने रहे तो दो तीन चीजें हो सकती है। देखना होगा कि बीजेपी कितना दूर तक जाती है और क्या ममता बनर्जी 200 से नीचे रहती है। हाँ। तो मुझे जो कलकत्ता में अलग अलग लोगों ने अलग अलग ज्ञान दिया उसके आधार पे बोल रहा हूं। मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनका कहना है कि यदि ममता बनर्जी 200 के पार नहीं जाती है तो भले ही वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, उनकी सरकार बचेगी नहीं बचेगी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ज्ञान ये मिला है कि आप अंत तक इंतजार कीजिएगा। बीजेपी ने जिस ढंग से ये चुनाव लड़ा है घेराबंदी करके, बीजेपी अकेले 200 प्लस जाएगी। अकेले जाएगी? अकेले मतलब बीजेपी अकेली है। अकेले मतलब बीजेपी 200 प्लस जाएगी। इतनी घेराबंदी करके चुनाव लड़ी। अब ये ज्ञान किसने दिया है? अब वहां बीजेपी वालों ने या नहीं? मैं तो जहां ठहरा था वो तो वही था ना भाई। HHI में ठहरा था मैं वहां पे। तो किससे मैं सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के जब भी शूट के लिए निकलो, शूट से आओ तो वही मिलते थे। तो उनका, लेकिन उनका भी अपना एक अर्थमेटिक है। पूरा नहीं, अरे वहां पर वॉर रूम बना हुआ है। हाँ, मैं कंप्यूटर लगा करके मैंने, आप ऐसे हंस के वो टाल नहीं सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसी होटल में गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोग को डीब्रीफ किया था। पहली बार उन्होंने डीब्रीफ किया और उन्होंने गिनाया कि वो जो कह रहे हैं वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। और उन्होंने गिनाया कि वो 250 तक 220 प्लस 220 से 250 के प्लस जा रहे हैं। वो उन्होंने पूरा गिनाया। वो जो गृह मंत्री हैं वो हमेशा ये चीज कहते हैं 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन वो कुछ जगह फेल भी कर गया। फेल भी कर रहे हैं। फिलहाल तो जो रुझान आ रहा है उसमें तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर का अगर आपको याद है, क्योंकि वो प्रशांत किशोर का वो जो बड़ा फेमस क्लब हाउस चैट लीक वाला मामला था, मैं उसके बाद इंटरव्यू करने गया था। हाँ, उसके बाद आपने इंटरव्यू किया, इसमें बड़ा उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन उसमें जो उन्होंने बात की वो विश्लेषण उनका ये था, बार बार वो विश्लेषण कर रहे थे। और देखिए ये सामने आ गए, नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे। ये एक अपने आप में बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। ये शुरुआती रुझान में एकदम शुरुआती और शुरुआत के दौर का इलेक्शन भी था। हाँ, आप ये भी इस पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सेकंड या थर्ड फेज में आप थे वहां पे, नंदीग्राम में ही थे। और वहां जिस तरीके से स्कूल में जाकर के ममता बनर्जी ने धावा बोल दिया, उसमें उसका भी अलग अलग विश्लेषण था कि ये नर्वसनेस है या क्या है। तो बहरहाल ये अभी की स्थिति है जिसमें नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पीके की चर्चा कर रहे थे हम लोग। जी हाँ, प्रशांत किशोर पीके का मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अखिलेश जी। उन्होंने 2-3 चीजें बोली। एक तो बीजेपी के उन्होंने तमाम गुण गिनाए कि वो यहां पर भी आगे, ये भी वो अच्छे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि 100 पार नहीं होगी। इस अभी की इस स्थिति के बाद और आपका जो राजनीतिक विश्लेषण है, पूरा निचोड़ आपके करियर का, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर की बात सही होगी या नहीं होगी? ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर वो 100 से नीचे रहे तो कितना ऑपरेशन कमल कर लोगे भाई, कितना तोड़ पाओगे? नहीं, वो बात तो है। अगर 100 से ऊपर गए तो तोड़ना आसान होगा। चूंकि आपने इतनी बड़ी भूमिका बांधी है और प्रशांत किशोर के बारे में आपने ये कहा, तो मैं आपको प्रशांत किशोर का ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। ये 21 दिसंबर 2020 का है, सुबह 10:22 पर आया था, जिसके बाद काफी हंगामा हो गया था। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे इस ट्वीट को आप संभाल कर रख लीजिए। अगर बीजेपी 2 अंकों से ऊपर गई
तो मैं आपको इस स्पेस में नहीं दिखूंगा, ये स्पेस में छोड़ दूंगा। हाँ, और आपने मेरी जितनी तारीफ कर दी कि मैं ये हूं वो हूं, तो आप मुझे ये मत कह देना कि अगर वो छोड़ते हैं स्पेस तो आप ले लीजिए। नहीं, ये मैं नहीं करने वाला। मैं गया था, मेरा ये काम नहीं हो सकता, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं गया था मिलने, उसका इंटरव्यू करने गया था मैं पीके का। मैंने भी ये सवाल पूछे, ये जो आपने चैट की बात कही, उन्होंने माना कि मोदी जी का बहुत करिश्मा है, उनसे बड़ा लीडर है नहीं। मैंने लास्ट में ये भी पूछ दिया उनसे कि आपके दिल में अंदर कमल ही रखता है क्या? तो उन्होंने बड़ा थोड़ा सा ऑफेंड फील किया, उन्होंने कि अरे ये क्या सवाल है, लेकिन वो इंटरव्यू चल रहा था तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन उसका एक गणित है, उसका गणित ये है कि पीके का फॉर्मूला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ महिला वोट, मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट एंड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट। समझा आप मेरी बात? हाँ, बिल्कुल। उसमें उसका ये कहना है कि महिलाओं का ज्यादातर वोट, माइनॉरिटी का ज्यादातर वोट और मेजॉरिटी का माइनॉरिटी वोट मतलब बांग्ला स्पीकिंग। करेक्ट। क्योंकि ये तो आपको भी लग गया होगा, और वहां पे साफ था कि जो हिंदी स्पीकिंग है और जो बांग्ला स्पीकिंग है उसमें डिवाइड हो गया है। करेक्ट। वो जो हिंदी स्पीकिंग है वो क्लियरली बीजेपी के साथ है। हमारा जो ड्राइवर है, जहां मैं खाना खाने जाता था एक ढाबे में, वो बिहार यूपी वाले का था। तो वो एकदम डिवाइड है। चाहे वो जो गुजराती कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी है, बहुत समृद्ध है। करेक्ट। ऐसा बात नहीं है, बहुत समृद्ध है वो लोग, बहुत पैसा वाला है, तो उसमें डिवाइड है। तो ये इस फार्मूला पे पीके का फार्मूला है, जिसके आधार पे उनका कैलकुलेशन है कि हमारा वोट बैंक खिसका नहीं है। भले ही बीजेपी गेन करेगी, क्योंकि लेफ्ट का एक चीज जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, अखिलेश जी भी कर रहे थे ब्रेक में, वो ये है कि आप इस चुनाव की तुलना 2016 से करें या 2019 से करें। मैं भी ये मानता हूं कि हमको देखना होगा 2019 के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि जो वोट शेयर था वो सही मायने में कांटे की टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में 2019 में देखने को मिली, और बिल्कुल उसी किस्म की स्थिति अब हम 2021 में भी देख रहे हैं। इसी वजह से आप सीट का प्रोजेक्शन देखिए, वो लगभग उसी की तरह है। जो अब जल्दी से वोट है दोनों पार्टियों का, वो 40% के आसपास, 40 के आंकड़े पे घूम रहा है, क्योंकि ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही आंकड़ा था। और जो पीके का गणित मनोरंजन भारती बता रहे हैं, वो गणित भी यही है। वो ये मानते हैं पीके और जो उनके टीएमसी के बाकी रणनीतिकार हैं कि हमारा जो 40-42% वोट है, ये हमारा कहीं नहीं जा रहा, ये इंटैक्ट है। ये मोदी लहर में भी हमारे साथ था, तो अब तो ममता बनर्जी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमारे साथ ही रहेगा। तो ये बुनियाद है उनके इस आकलन की। उधर बीजेपी का आकलन क्या था? बीजेपी का आकलन यह था कि एंटी इनकम्बेंसी, पहली बात कि 10 साल का जो इनका था। दूसरा बीजेपी वो है, वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा बीजेपी का आकलन यह था कि जो टीएमसी के विधायक आए थे, जीत करके आए थे टीएमसी के नाम पर, वो अपने अपने इलाकों में मजबूत हैं, आप उनको अपने साथ ले लो। तो ये बीजेपी ने किया, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को साथ लिया। और आप नंदीग्राम का जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जहां शुभेंदु अधिकारी को आप लेकर के आए, और आज ये हालत है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री जिनके नाम पे टीएमसी चुनाव लड़ रही है, वो पीछे चल रही है। अरे वहां पर इस तरीके की बात हो रही है कि आप किसको वोट करेंगे, देश के इस मिट्टी के लाल को या बाहरी को। यानी कि अपने पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी को बाहरी बोलने लगा। ये जो बाहरी बनाम घर का, उसकी लड़ाई पश्चिम बंगाल में हुई तो अजब ही लेवल की थी। जी, आपने सही कहा। और असम जाने की बात, असम चलते हैं, कहा जा रहा कि असम की स्थिति एक बार दिखा देते हैं। और हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ जुड़े हुए। रतनदीप, बताइए, असम में अब ये तय हो गया है कि करीब करीब एक तरफा चुनाव हो गया है। वहां पे बीजेपी रुझानों के अनुसार 66 सीटों पर, और कांग्रेस प्लस जो है केवल 37 सीटों पर है। उनको 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ये रत्नदीप, थोड़ा आपकी ऑडियो चली गई तो सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। इसको जरा ठीक करके वापस आएंगे रत्नदीप के पास। जयदीप माजुमदार और विजय जौली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जौली जी, ये जो हमने स्टूडियो में बैठ के इतना जबरदस्त धमाकेदार विश्लेषण कर दिया पश्चिम बंगाल पे, आपका भी विश्लेषण जान लें कि आपको क्या लगता है कि नंदीग्राम की जो स्थिति है, नंदीग्राम को एक एपिसेंटर की तरह माना गया कि नंदीग्राम अपने आप में एक मुकाबला बन जाएगा और वो एक रिफ्लेक्शन होगा बाकी राज्य में क्या होने वाला है। यहां पर अभी तक का रुझान ये है कि ममता बनर्जी पीछे हैं। क्या आपको नंदीग्राम से कॉन्फिडेंस मिल रहा है? रोचकता से आप सबके डिस्कशन को सुन रहा था और मैं आकलन कर रहा था कि 10 साल तक
बंगाल के अंदर एक छत्र राज ममता बनर्जी जी ने किया। बूथ कैप्चरिंग, इंटिमिडेशन और जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की उसका कोई प्रतिकार करने वाला 2021 से पहले राजनीतिक दल वहां पर नहीं था। लेफ्टिस्ट भी, कांग्रेस भी कभी ममता बनर्जी जी के साथ और कभी उनसे पिछो करके वहां के चुनावों की रणभूमि में रहे। लेकिन यह पहली बार हुआ है अनेक सालों के अंदर कि रूलिंग पार्टी का एक ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में एक ऑल्टरेशन। रोकना चाह रहा हूं जॉली जी, माफी चाहता हूं, आपके पास आऊंगा। आसाम में हमारे रिपोर्टर से हमारा संपर्क हो गया, हम पहले भी थे। रतनदीप, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? एक तरह से बीजेपी जो है वो क्लियर होती जा रही है, आसाम में 66 सीटों पे आगे है और जिसमें 3 का नुकसान है। कांग्रेस प्लस जो है वो 37 सीटों पे आगे है, यानी आधा आधा कह सकते हैं आप। जी हाँ, और ये जो रुझान हमें मिल रहे हैं इससे ये क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे से साफ हो रहा है कि असम में एक क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बीजेपी अग्रसर हो रही है। ये जो रुझान हमें मिल रहे हैं ये पोस्टल बैलेट जो 126 कॉन्स्टिट्यूंसीज है सब में काउंट हो चुके हैं और ये जो रुझान आ रहे हैं इसमें रुझान जहां से आ रहे हैं वहां पे ईवीएम के भी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इस वक्त हूँ गुवाहाटी के मोनीराम दीवान काउंटिंग सेंटर में और जब हम ऑन एयर गए थे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे फर्स्ट राउंड खत्म हुआ जालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का। जालुकबाड़ी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे कि पिछले 4 बार से वहाँ पे जीत के आए थे असम के मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और हिमंत बिश्व शर्मा ने फर्स्ट राउंड के बाद एक बहुत बड़ी बढ़त बनाई है और जिस तरह से शर्मा ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़त बनाई है उस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे से बीजेपी एक बड़ी बढ़त बढ़ाने के रास्ते पे है और जो दिख रहा था एटलीस्ट कैंपेन में दिख रहा था कि एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि अब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट शायद नहीं होगा, मगर ये आगे चल के देखना पड़ेगा। जैसे ही 2-3 राउंड होते हैं तब जाके स्थिति हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरह की कॉन्टेस्ट हो रही है। मगर अब अगर हम इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो कैंपेन था, बीजेपी ने जिस तरह से जो सीएए के विरुद्ध असम में जम के प्रदर्शन हुआ था 2 साल पहले और इसके बाद से बीजेपी ने जो कमबैक किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह से बीजेपी ने कमबैक किया था, बीजेपी लोगों के पास एक बहुत सारे बेनिफिशियरी स्कीम्स लेके पहुंची थी। ये जो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स रही बीजेपी की, मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि जो लोगों को पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है और जो रूरल वोटर्स है उनको अपने तरफ एक और खबर आ रही है रत्नदीप, ये थोड़ा चुनाव से हट करके है, मैं आप लोगों को बता दूं। न्यूजीलैंड की जो हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसने एक ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करके कहा कि आप सिलेंडर भिजवा सकते हैं। न्यूजीलैंड हाई कमीशन जो है IYC वाला जो है वो बहुत लोगों को भिजवाया है। करेक्ट, नहीं तो हाई कमीशन को जब भिजवाया तो उस पर अब जब बवाल हुआ, शशि थरूर ने ट्वीट कर दिया कि आप अब बताइए हाई कमीशन और एम्बेसी तक कांग्रेस से मांग रही है, सरकार कहां है? तो अब वो ट्वीट डिलीट हो गया है। अब न्यूजीलैंड हाई कमीशन से ट्वीट डिलीट हो गया। बहरहाल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति होना बहुत ही शर्मनाक है। अगर आप सिलेंडर जैसी चीज पर जहां से जिसको मदद मिल जाए उसको मदद करनी चाहिए। जल्दी से वापस पश्चिम बंगाल पर आते हैं और पश्चिम बंगाल के आंकड़े आपको स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा दें क्योंकि वो एक जबरदस्त लड़ाई हो रही है। विजय जॉली जी बोल रहे थे कुछ, वो हमें असम जाना था, इस वजह से हमने उनको रोक दिया। जॉली जी आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो सवाल आपसे वही दोहराऊंगा, मजबूत विपक्ष बनेंगे या सरकार बनाएंगे? क्योंकि अगर ये शुरुआती रुझान अगर ये परिवर्तित हो गए नतीजों में तब तो आप एक मजबूत विपक्षी बनेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत पाई थी वेस्ट बंगाल की, और ये जो मैंने ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी इन कोरिलेशन टू टीएमसी बताया है क्योंकि बंगाल की जनता के पास एक ऑल्टरनेटिव रूलिंग कंबाइन एट द सेंटर भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध रहा, इसलिए ये रोचक हो गया है पूरा वेस्ट बंगाल का चुनाव। और अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं और जिस प्रकार से नंदीग्राम में मुख्यमंत्री जी पीछे हैं, ये तो लगता है कि अभी अभी
जो पहले रुझान है, ये तो पहले रुझान है, लेकिन आखिर के रुझान देखिए, there will be many more surprises because Bharatiya Janata Party has come to stay in the West Bengal politics, which was always dominated either by the left or by the combination of the Congress and the TMC in the past. और अब करप्शन के दिन लद गए, गुंडागर्दी के दिन लद गए, बूथ कैप्चरिंग के दिन लद गए। प्रचार खत्म हो गया जॉली जी। नहीं लद गए, ये आप कैसे बोल सकते हैं इतने विश्वास से? कहीं ऐसा ना हो कि ये आरोप बीजेपी, क्योंकि भाई आपका काडर जो है, आप कहां से लोग लेकर के आए हैं? आप उसी पार्टी से लेके आए हैं जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो लद गए कि नहीं लद गए तो आगे पता चलेगा। साकेत जी, हम नहीं लेके आए, लोगों ने हमारे में अपना विश्वास अर्पित किया है। और अगर आपके घर में कोई आपका एंकर बनना चाहे तो आप मना तो नहीं उसको करेंगे, आप उसका स्वागत करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते हुए समुदाय का, बढ़ते हुए राज्यों का विश्वास इस बात को अर्जित करता है, जो 2014 में किया, वो 2019 में उससे ज्यादा रेप्लिकेट लोकसभा में किया, जो 2016 में 3 सीटें आई थी। जयदीप माजुमदार कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। विजय जी अभी आते हैं वापस। जी जयदीप जी। मुझे ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी ने हार गई नंदीग्राम और टीएमसी पावर में आ गए, मतलब मेजॉरिटी हो गया, तो मेरा ख्याल से ममता बनर्जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं रहते हैं कि रहेगा कि वो चीफ मिनिस्टर बने। ये बड़ी बात। दूसरी सवाल है, दूसरी मुद्दे है कि भवानीपुर को भी देखना चाहिए। भवानीपुर छोड़ दीजिए, अभी जो ममता बनर्जी ने जो अबैंडन कर दिए हैं, वो भवानीपुर क्यों किए? ऐसे बात मुझे ये नहीं लगता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम गए टू टेक द बैटल इनटू द बीजेपी फ्रंट, लेकिन भवानीपुर में वो हारने वाली थी बहुत बुरी तरह से। इसीलिए वो आंकड़े जो है, भवानीपुर का 6 वार्ड है, सिर्फ 2 वार्ड्स आर मुस्लिम डोमिनेटेड, 2.5 लाख वोटर है, 36,000 वोटर मुस्लिम है, बाकी जो वोटर है उसमें से 60% आर नॉन बंगालीज और उसमें से ज्यादातर है गुजराती। तो ये गुजराती को विलेन बनाना और ये बाहर वाले सब गुंडे हैं, ये जो है ना, ये 60% कभी ममता बनर्जी को वोट नहीं देते। और ममता बनर्जी पहले ही उनको पता चल गया था कि वो हारने वाले हैं भवानीपुर से, इसलिए वो नंदीग्राम करेंगे कि भवानीपुर में कौन आगे है। ये जरा संकेत देखे तो इलेक्शन कमीशन में, चलिए जल्दी से देखते हैं भवानीपुर में कौन आगे। हमें कहा जा रहा है कि निहाल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं निहाल के पास जाइए, तब तक मैं भवानीपुर ढूंढता हूं। निहाल है हमारे साथ। निहाल, आप बताइए वहां पे क्या चल रहा है अभी जो आंकड़े एक तरह से सेटल होते जा रहे हैं। तमिलनाडु में लग रहा है 20-25 का ही अंतर रहता है, वहां पे 119 और 95 है। देखिए, डीएमके मजबूती से आगे बढ़ रही है, ऐसा उसके कैडर का मानना है। जो रुझान मिल रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, और इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर आप देखिए डीएमके मुख्यालय चेन्नई में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जमा होने लगे हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से मनाहट है कि किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा, इसलिए यहाँ लॉकडाउन भी लगा दिया गया है सुबह 4 बजे तक का। लेकिन गेट है हमारे दाहिनी तरफ, कैमरा पर्सन कुमार जब कैमरा पैन करेंगे, गेट पे काफ़ी लोग जमा हो गए हैं और वहाँ काफ़ी जो लाल कपड़े में आप देख रहे हैं वो सिक्योरिटी के लोगों को लगाया गया है ताकि लोगों को अंदर ना आने दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 सालों से AIADMK सत्ता में थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। लेकिन साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं डीएमके के जो सुप्रीमो हैं अभी स्टालिन, उन पर भी, कि अगर वो उनमें राजनीतिक सूझबूझ अच्छी होती तो 3.5 साल से जिस तरह से AIADMK में हल्ला हंगामा मचा हुआ है, उठापटक मचा हुआ है, ऐसी सूरत में यहाँ पर या तो सरकार गिर जाती है AIADMK की, या तो डीएमके सरकार बना लेती, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव होते। लेकिन यानी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अपने पिता की तरह यानी करुणानिधि की तरह जो राजनीतिक सूझबूझ उनमें थी वो शायद स्टालिन में नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। आपको बताऊं, और इसीलिए यहाँ पर सरकार 3.5 साल से इतनी तोड़ फोड़ के बाद भी चलती रही। निहाल, डीएमके गठबंधन में सब अच्छा कर रहे हैं, 19 सीट का फायदा है डीएमके को, कांग्रेस को भी फायदा है। लेकिन यदि आप AIADMK को देखें तो AIADMK बहुत खराब कर रही है। वो जो रामदास की पार्टी है, PMK को जो उन्होंने गठबंधन में लिया, जो दलित बेस्ड पार्टी है, वही केवल AIADMK को बचा रही है। यदि वो ग्राफिक भी हम दिखाए तो
यहाँ पे गठबंधन का खेल है और मुझे लगता है कि अब जो है ये स्टेट एक तरह से सेटल होता जा रहा है। जी बिल्कुल, पीएमके ने अपने आप को हमेशा से बचा कर रखा है, अपनी छवि को खास तौर पर ध्यान रखा और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और यही वजह है कि आज भी वो पार्टी अपनी जगह पर खड़ी है, मजबूत है। और जी बात खत्म करें। और इसलिए वो खड़ी हुई है और इसीलिए आज देखिए एआईएडीएमके इतने सारी लड़ाई, इतनी सारी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, उसमें भी एक बड़ा समर्थन आज भी उसको पीएमके से ही मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अब जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं वो ये है कि डीएमके के सत्ता में वापसी होगी और इसीलिए धीरे धीरे देखिए यहाँ पर लोग काफ़ी आने लगे हैं डीएमके हेडक्वार्टर्स पे। अन्नादुरई और उसके बगल में आपको करुणानिधि दोनों की तस्वीर और ये परचम है ये लहरा रहा है, देखिए डीएमके का यहाँ पर डीएमके मुख्यालय पर। हालांकि कर्फ्यू की वजह से लॉकडाउन जो भी पहले यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर काफी रोक है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग आने लगे हैं। आप बने रहिए, निहाल आएंगे। पिछली बार 5 साल पहले यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ शुरुआत में लग गई थी, खुशी तालियां वाले। वहां होता ये था कि अगर आप वो प्रो डीएमके चैनल देख रहे हैं तो उसमें भारी बढ़त दिखाई जा रही थी और उधर जया टीवी में वो अपने आप को जिताए पड़े थे। तो दोनों चैनल अपने अपने लोगों को जिता उनका लगता है अलग इलेक्शन कमीशन, उनका अलग है इलेक्शन। वो तमिलनाडु में तो चैनलों में भी इलेक्शन कमीशन एकदम अलग है, जिसका जो मन में आए वो। जल्दी से मनीष कुमार के पास वापस चलते हैं, वेट कर रहे हैं जो कि एक बहुत जरूरी मुद्दे पर हम उनसे बात करना चाहते हैं। मनीष जी, नंदीग्राम में जो संग्राम हुआ उसका क्या परिणाम होने जा रहा है? शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? क्या छंद निकाला है नंदीग्राम में? देखिए, नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन किया था उस दिन से जो मतगणना के दिन क्या होगा उसके बारे में लोगों ने लिखकर बोलकर ये कह दिया था कि जब शुभेंदु अधिकारी के इलाके का अगर पहले ईवीएम खुलता है तो शुभेंदु अधिकारी को 6 से 8 चरणों तक उन्हें बढ़त हासिल होगी। और जैसे ही ममता बनर्जी का जो इलाका है, क्योंकि वो नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 आपको मालूम है कि एक ममता बनर्जी का घर माना जाता है और दूसरा शुभेंदु अधिकारी का डोमिनेंस का इलाका माना जाता है। और ये कहा गया कि जैसे ही ममता बनर्जी के इलाके का ईवीएम खुलेगा तो ना केवल जो वो जितने वोटों से वो ट्रेल कर रही हैं उसे वो कंपनसेट करेंगी, बल्कि उसके बाद उन्हें निरंतर जो है बढ़त भी हासिल होगी। जहां तक रुझानों का सवाल है, निश्चित रूप से अभी ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लेकिन तृणमूल के लोगों का कहना है कि ये कोई शॉकिंग नहीं है, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये बल्कि ये प्रत्याशित है, ये एक्सपेक्टेड है। और उनका ये दावा है कि अब तक के रुझानों से तृणमूल को जो रुझान आए हैं 2 चरणों के, उसमें तृणमूल को बहुमत का आंकड़ा हासिल हो गया है। हालांकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो तृणमूल के नेता यहां पर निकलकर बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था उससे कहीं बेहतर उन्हें परिणाम दिख रहा है। क्योंकि वोटों का वो बार बार कह रहे हैं कि आप ईसीआई के वेबसाइट में जाइए और जाके देखिए जो वोटों के प्रतिशत का जो अंतर है बीजेपी और तृणमूल के बीच में वो काफी डिसाइसिव है। और उसे अगर आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा दावा है हम अपने दावे के आसपास रहेंगे। संकेत लेकिन इसमें मनीष जी देखिए, एक बड़ा सवाल ये होगा कि अगर तृणमूल कांग्रेस बंगाल जीत गई लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई तो राजनीतिक साख पर कितना फर्क पड़ेगा? हालांकि हम सब जानते हैं नेताओं को अगर आप नैतिकता की बात अगर करेंगे तो वो ऊपरी स्तर पर वो बात बड़ी सही लगती है और उसका लेकिन अंदरूनी रूप से कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। संकेत, एक बात आप निश्चिंत रहें कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम हारती हैं तो तृणमूल की भी सरकार शायद नहीं बनेगी, तब बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम जीतती हैं तो निश्चित रूप से वो तृणमूल की ही सरकार बनेगी। अभी यहाँ पर कुछ हलचल दिख रही है, आप मीडिया वालों को जो है वो आगे जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सुबह से हमें यहाँ रखा गया था और आप देख सकते हैं कि अब सारे मीडिया वाले जो हैं पुराने जो हैं वो जो जगह होता था उधर की ओर अब भाग रहे हैं। यानी कि हम के अंदर बोलिए क्लब के अंदर वहाँ पर एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, वही मीडिया सेंटर की ओर जा रहे हैं। यानी कि जो रुझान आए हैं उसके बाद तृणमूल की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया है।
कि मीडिया वालों को अब मीडिया सेंटर में अलाउ किया जाए, जो अभी तक Confidence यहाँ बढ़ा। पर रखा गया था। अब मीडिया वाले आप देख रहे हैं कि सब लोग दौड़ के उधर जा रहे हैं, हम भी अब उधर जाकर अभी अपना रुकिए, अभी स्टैंड रुकिए। लगाने की कोशिश करेंगे। अभी रुकिए मनीष, अभी हमारी बातचीत खत्म नहीं है, अभी रुकिए एक मिनट, आपके लिए भी जगह होगी। इसका मतलब ये समझें कि तृणमूल लीडरशिप जो है वो उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि बाकी चैनल बाकी के अनुसार जो है बहुमत का आंकड़ा जो है तृणमूल छू चुकी है और छूने के करीब है, एक तरह से आप कहें तो इसलिए आप लोगों को वहां जाने की अनुमति दी गई है। क्या आपने कहा कि यदि ममता नंदीग्राम नहीं जीतती है तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसके पीछे वजह क्या है? किसने कहा आपको ये बात? कोई सोर्स है या आपको क्यों नहीं बनेगी? वो लीडर है, वो अकेली लीडर है जिसने अपने बूते पे ये पूरा चुनाव लड़ा है। देखिए, अगर आप बंगाल की राजनीति, मैंने बंगाल में बहुत सारे विधानसभा चुनाव कवर किए हैं। ये जो नंदीग्राम है ये यहाँ पर बदलाव का एक तरह से सिंबल होता है। नंदीग्राम का ही ये संग्राम था जिसके बाद में लेफ्ट को यहाँ पर सत्ता से बाहर जाना पड़ा था, और यही एक कारण है। इस सिंबोलिज्म को ममता बनर्जी से बेहतर कोई नहीं समझता है, शुभेंदु अधिकारी से बेहतर कोई नहीं समझता है। इसी के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जाकर शुभेंदु अधिकारी की चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये डू और डाई बैटल है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को का मनोबल ऊंचा रखना था। वो चाहती तो अपनी पुरानी सीट से भी लड़ सकती थी, उसको बहुत दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के एक बड़े मास्कोट थे इस चुनाव में कि वो परिवर्तन का उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। उनको उनके घर में जाकर चुनौती ममता बनर्जी ने दिया, और यही कारण है। देखिए, ये जो चुनाव है मनोरंजन, ये सीधा सा चुनाव है कि बंगाल की जनता को ममता बनर्जी को रखना है या हटाना है। रखने वाली जो उनके समर्थक हैं और जो उनको हटाने वाले, उनके बीच में 6% का वोट का फासला जब लेफ्ट और कांग्रेस 2016 में थी या 2019 में जब बीजेपी यहाँ पर एक बड़ी फोर्स राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आई, तो वो 4 से 6% का वोट का आंकड़ा था। और यही एक कहा जा रहा था मनोरंजन कि अगर इस वोट को 4%, 6% का जो गैप है, इसे अगर तोड़ने में बीजेपी कामयाब होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी सत्ता में आने में उनका जो मकसद है वो कामयाब होगा। अगर ममता अगर इस लीड को कामयाब रख पाती हैं तो निश्चित रूप से वो सत्ता में बनी रहेंगी। मनोरंजन, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको इतनी जानकारी दे दूं कि ममता जो है वो उसकी टीएमसी की फिलहाल सरकार बनती दिख रही है, टीएमसी बहुत आगे है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी जीतेगी नहीं जीतेगी। अब जो है क्या संकेत आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है? नहीं, वो वही है, बिल्कुल वहीं पर अभी अटकी हुई है सुई। शुभेंदु अधिकारी जो 7200 वोट से आगे, 7200 वोट उनके पक्ष में है और ममता बनर्जी के पक्ष में करीब 5700 वोट हैं। यानी कि वोट शेयर शुभेंदु अधिकारी के लिए करीब 52% और वोट शेयर ममता बनर्जी के लिए करीब 40-42%। तो ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ममता बनर्जी हार जाएंगी। लेकिन हम बार बार ये बता दें कि अभी ये मिक्स है, 86% पोस्टल बैलेट ही है इसमें, यानी कि धीरे धीरे ईवीएम काउंट होना शुरू होगा। अच्छा, और उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो यहां पर देखने को मिल रही है और वो बताते रहे अखिलेश जी, अब धीरे धीरे जो गैप है, जो शुरुआत में लग रहा था ना एकदम हर जगह कांटे की टक्कर, अब आप किसी भी राज्य में देख लें तो अब धीरे धीरे जो जीत की तरफ बढ़ रहा है और जो हार की ओर जा रहा है, उनके बीच का गैप अब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में जैसे कि आप देखें, हाँ आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, काफी हद तक अब एक ट्रेंड जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है कि जो विनर है उसकी तरफ ज्यादा करके झुकाव दिख रहा है। तो वो चाहे असम हो, जहां पर कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी लंबा फासला हो गया है, तो यानी ये गैप काफी हो गया है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर भी डीएमके की लीड अब काफी ज्यादा हो गई है, जो उनके हाफ वे मार्क है उसको डीएमके ने पार कर लिया है। तो तमिलनाडु और असम और साथ ही पुडुचेरी वहां पर भी, और केरल में भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। बंगाल जहां पर कि शुरुआत में पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के टाइम पर बिल्कुल लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, अब वैसा नहीं है। टीएमसी का जो फासला है वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नतीजा जो है वो स्पष्ट हो रहा है कि टीएमसी शायद फिर से सत्ता में वापसी वहां पर कर सकती है। और ये जो आंकड़े हैं वो अखिलेश वही दर्शा रहे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को यदि विधानसभा में लगभग वही है। उस आंकड़ों के अनुसार टीएमसी को 171 सीट मिलनी चाहिए, बीजेपी को 116। अगर मैं नेशनल लेवल पे एक्सट्रपलेट करूं तो मैं अखिलेश जी पहले आपसे फिर मनोरंजन जी से पूछना चाहता हूं, इसके मायने क्या निकाले जाएं कि ममता बनर्जी में इतना रसूख है कि वो पूरी बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व जिसने एकदम धावा बोल दिया, सिर्फ एक होटल ही नहीं जिसका जिक्र कर रहे पूरे प्रदेश भर में एकदम धावा बोल दिया, उससे ये एक लेडी जो है वो अकेले भिड़ गई। तो ये वो नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में विपक्ष में ममता बनर्जी, अगर मैं बार बार यहां पर अगर जोड़ रहा हूं, अगर ये नतीजे वैसे ही निकलते हैं जैसे कि अभी रुझान आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी विपक्ष में अपने आप को किस भूमिका में देख सकती है? देखिए सेंट्रल रोल आपको, हाँ बिल्कुल जरूर, क्योंकि चुनाव चल ही रहे थे। आप जानते हैं कि उन्होंने एक पत्र सारे विपक्षी नेताओं को लिखा था। उन्होंने एक विपक्षी एकता का आह्वान किया था। फिर उन्होंने चुनाव के दौरान ही ये कहा कि एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी, दो पैर से मैं दिल्ली जीतूंगी। तो उन्होंने अपना इरादा जो है उसको पहले ही साफ कर दिया है कि एक पैर से तो मैं अपना बंगाल जीतने जा रही हूँ, दोनों से मैं दिल्ली जीतूंगी। तो अब वो देख रही है कि स्पेस कितना बड़ा है। दिल्ली में पूरी जगह खाली पड़ी है विपक्ष की, बिल्कुल कांग्रेस कहीं नहीं है, राहुल गांधी चारों खाने चित हैं, दूसरी पार्टियां सब इधर उधर भाग रही हैं। तो वो जो पूरा स्पेस खाली पड़ा है, ममता बनर्जी पूरा दम लगाएंगी अब, क्योंकि 3 साल हैं चुनाव में, पूरा दम लगाएंगी कि वो उस जगह को ले। हालांकि अभी अगले साल उत्तर प्रदेश होना है, वहां पर अगर अखिलेश यादव आते हैं दोबारा तो वो भी वही बात कहेंगे कि यहाँ पे सही याद दिलाया अभी अखिलेश ने मुझे कि एकमात्र जो दूसरा नेता मुझे दिखा वो जया बच्चन थी, और प्रचार करते हुए, और वो धूप में गर्मी में 4-4 किलोमीटर की पदयात्रा, टीएमसी के कैंडिडेट ने रोका उनको कि इनको यहीं रहने दीजिए। और उसके बाद मैं बताऊं एक रोड शो में थी वो, जिस वक्त हमसे उन्होंने बात की। तो ये जो अखिलेश यादव की बात इन्होंने कही, जो विपक्षी एकता की बात कही, उसका एक उदाहरण मैं जया बच्चन के रूप में वहां पर देखा है। अब विपक्षी एकता जो है वो अपने आप में एक इस तरह, उसमें बड़ा विरोधाभास है। विपक्ष में एकता जमाने से नहीं दिखी। बहरहाल ये आप जैसे देख सकते हैं रुझानों में टीएमसी 150 सीटें पार कर चुकी है, 150 सीटों पर वो आगे। यानी कि अगर ऐसे ही रुझान चलते रहे, अगर बार बार अगर बोलते रहना जरूरी होगा, अगर ऐसे ही रुझान चलते रहे तो तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती दिख रही है। और शायद कुछ हद तक पीके की बात, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक पीके, क्योंकि उनका अंदाजा था कि 100 के पार नहीं जा पाएंगे, 100 के पार नहीं जाएगी उन्होंने ये कहा है। लेकिन अभी तो 100 के ऊपर है, पर कुछ जगह हाँ हो सकता है कि पीके 5% मार्जिन ऑफ एरर दे देते हैं, मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन अभी देखिए 10:30 बज रहे हैं, इलेक्शन कॉल नहीं कर सकते। ये गलती कोई नहीं कर सकता। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 74 विधानसभा क्षेत्र में 1 राउंड की गिनती हुई है, 30 में 2 राउंड की गिनती हुई है, 8 में 3 राउंड की गिनती हुई है, और सिर्फ 1 में 5 राउंड की गिनती हुई है। और कितने बहुत लंबी गिनती, 10-12 राउंड होता है। अभी दिन जो है वो बहुत लंबा है, दिन चढ़ा है अभी। हाँ अभी दिन चढ़ा है, जैसे कि मनोरंजन भारती के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी कोरोना काल में एक और चुनाव भी हुए, वो थे यूपी के पंचायत के चुनाव। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमाल जी, क्या वहां से रिपोर्ट आ रही है, क्या जानकारी मिली? ये देखिए, ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है। 13 लाख उम्मीदवार हैं, 4 दिन में रिजल्ट आएंगे। कोई सिंबल पे नहीं हुआ है, तो इसलिए हार जीत के लिहाज से किसी को बताना मुश्किल होगा उनका रिजल्ट आने के बाद भी। लेकिन एक बड़ी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराने की इजाजत दे दी थी इस शर्त पे कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा। तमाम जिलों में नहीं हो रहा है, बेइंतहा भीड़ लगी हुई है। हमने बहुत सारे जिलों की तस्वीरें भेजी हैं जिनमें लोग हुजूम लगाए हुए नजर आ रहे हैं। और कोविड प्रोटोकॉल जिसका खतरा था, जिसकी वजह से जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दावा ये कर रहे थे कि सैकड़ों की तादाद में शिक्षक और कर्मचारी पंचायत ड्यूटी करने के दौरान संक्रमित हुए हैं और उसके बाद उनकी मौत हो गई है।
एक शिक्षक, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन एक ऐसा है जिसने एक लिस्ट जारी की है कल कि 706 प्राइमरी शिक्षक और कर्मचारियों की मौत हुई है पंचायत ड्यूटी के कारण कोविड होने से। उनका ये दावा है, बहरहाल इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। तो उन्होंने बायकॉट का आह्वान किया था कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब सरकार को राहत मिल गई तो उन्होंने अपना बायकॉट का आह्वान वापस ले लिया है। लेकिन मुश्किल यही है कि कोविड प्रोटोकॉल का तमाम जगहों पे पालन नहीं हो रहा है, जैसा तस्वीरों में नजर आ रहा है। जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये काउंटिंग की तस्वीरें हैं नहीं, और ये पोलिंग की तस्वीरें हैं। ये पोलिंग की, ये काउंटिंग की तस्वीर बताना जरूरी। कमाल, आपसे मेरा ये सवाल है कि काउंटिंग के लिए जो क्या प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का, दूसरा जो आपने कहा कि शिक्षक संघ ने कहा उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़ा शिक्षक संघ ने दिया है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे ख्याल से अब 706 लोगों का कल जारी हुआ, तो इतनी जल्दी चेक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों की मौत तो हुई ही होगी। जो जिंदा आदमी की लिस्ट तो शिक्षक संघ नहीं जारी करेगा या नहीं जारी करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग, अभी हमने शाहजहांपुर में देखा था कि लास्ट फेज की पोलिंग के दिन एक शिक्षक पोलिंग मतदान केंद्र के अंदर फर्श पे लेटी हुई हैं और रो के अपनी वीडियो बना करके उन्होंने वायरल की कि मुझे ड्यूटी से हटाया नहीं जा रहा है, हमें कोविड के सिम्टम्स हैं, मेरे पति को कोविड है, मेरे जांच कराई है, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें हटाया गया। बहुत सारी जगहों पे हमने अपने स्थानीय सहयोगियों को भेजा जिलों में, जहां पता चला कि टीचर्स की मौत हो गई है। अब ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि उनको संक्रमण चुनाव के में ही लगा या घर से लगा या कहीं बाहर से लगा, लेकिन मौतें हुई हैं, ये बात सही है बहुत सारे लोगों की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पोलिंग की है, काउंटिंग की नहीं है। ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए, जो बात साफ बता देनी चाहिए। किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कौन आगे पीछे है। और लेकिन एक खबर यह है कि शिक्षक संघ ने कहा कि 700 से ज्यादा शिक्षक मारे गए हैं पोल ड्यूटी। लेकिन ये उनका दावा है। आधिकारिक रूप से ऐसे कमाल भी बता रहे थे कि इसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शिक्षक मरा है तो उसका तो डाटा होगा ना, वो तो सरकारी कर्मचारी है। सही बात। तो ये वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब चाहिए जल्दी से वापस जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनके ऊपर वापस आते हैं। और अखिलेश जी, जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि वो जो लीड है, जो रुझानों में जो गैप है, अब वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक एक करके देखते हैं। हम तमिलनाडु से शुरू करते हैं। डीएमके 134 और एडीएमके जो है वो 96। ये खत्म हो गया इलेक्शन यहाँ पे केरल में। हाँ, ये लगभग अब आपको रुझान दिख गया। अब आपको पता है कि अब इसी ट्रेंड पे अगर चलता रहा तो किसकी सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में भी ये गैप बढ़ता जा रहा है। टीएमसी लगभग 160 पहुंच गई है। ये भी गैप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। केरल में भी 85 एलडीएफ के लिए, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर इस तरीके के रुझान चलते रहे तो हो सकता है कि एलडीएफ की सरकार वहां पर दोबारा बन जाए, जो अपने आप में बड़ा अनोखा होगा, क्योंकि वहां ऐसा नहीं हुआ है। 5-5 साल में सरकार बदलती रहती है। असम में बीजेपी 80 की बढ़त खत्म है। यहाँ भी इलेक्शन कॉल कर दीजिए। यहाँ पे इलेक्शन अगर ये चलता रहा, आप कॉल कर सकते हैं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से। मैं अखिलेश जी, आप करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से असम का, पुडुचेरी का, तमिलनाडु का, केरल का भी, इवन बंगाल का भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी भी हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। बंगाल बहुत बड़ा इलेक्शन है। मैंने कहा कि जैसे बहुत अभी तो बंगाल में तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की राउंड ही भी शुरू हुए। बिल्कुल। लेकिन असम में आप मैच कर नहीं सकते आप। नहीं, लेकिन आप ये देखिए, ये तो एग्जिट पोल से भी कहीं आगे निकल गया असम में, क्योंकि अब एग्जिट पोल भी ये चीज नहीं कह रहा था। अच्छा, वो कहां गया अजमल फैक्टर, कहां गया महाजोत? आपको क्या लगता है अखिलेश जी, इससे क्या साबित होता है कि इतनी लड़ाई के बावजूद सोनोवाल बनाम हिमंत फैक्शन वो फिर भी निकाल ले गई बीजेपी? नहीं, मजे की बात यह कि लड़ाई है नहीं। अच्छा, हेमंत फैक्शन और इस तरह के सोनोवाल फैक्शन वहां पर है नहीं। वो मजे की बात यही है, क्योंकि लगता यही है कि शायद दोनों में टक्कर होगी, टसल होगी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का कद इतना बड़ा स्ट्रेचर है। लेकिन सोनोवाल की भी अपनी एक स्टाइल है काम करने की। मुझे एक लीडर है, उनसे मेरी बात हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, कि वो गए तो मुख्यमंत्री है सोनोवाल, जाहिर सी बात है कि आप उनकी सभा में जा रहे हो, वो आपके साथ में खड़े हैं, आपको अगर भाषण देना तो आप ये कहेंगे ना कि सोनोवाल जी की अगुवाई में 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ है, अगर जीतते तो आगे भी हम काम करते रहेंगे सोनोवाल जी की अगुवाई में।
लेकिन सोनोवाल ने उनको हाथ पकड़ के पहले ही कह दिया कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, कि अगर हम मुख्यमंत्री चुनाव जीतते तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो आप मेरा नाम मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। हमने ये फैसला किया है कि हेमंत बिस्व शर्मा और सोनोवाल दोनों की जोड़ी बना करके चुनाव लड़ा। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा असम में। तो बीजेपी वो भी सेटल ही है, देखते हैं। लेकिन एक कहा गया कि दादरी चलते हैं, जहां पे कि पंचायत चुनाव का वो जो है वहां पे दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेहर वहां पे है। मेहर बताइए, वहां पे काफी भीड़ है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, क्या हो रहा है वहां पे? जी, हम अभी दादरी काउंटिंग सेंटर पे हैं, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है अंदर। एक कोर्टयार्ड जैसी जगह है बाहर, जहाँ बहुत खाली जगह है, जहाँ पर पुलिस और ऑफिशियल्स बैठे हैं। लेकिन अंदर जहाँ काउंटिंग हो रही है, जहाँ पर लोग काउंटिंग रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं पालन किए जा रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बस आज सुबह प्रियंका गांधी ने कहा था कि ऐसे वक्त में जब कोरोना का की महामारी से बहुत लोगों की मौत हो रही है, काउंटिंग में ही गवर्नमेंट टीचर्स के ओवर 800 गवर्नमेंट टीचर्स हैव डाइड। एंड ऐसे वक्त में जब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। अब मैं इन लोगों से बात करूंगी जो यहाँ पर रिजल्ट देखने आए हैं, और उनसे बात करूंगी अबाउट अगर वो यहाँ पर सेफ महसूस कर रहे हैं। तो सर आप बताइए, आप यहाँ चुनाव में लड़े थे? हम एजेंट हैं चुनाव में। अच्छा, एजेंट हैं। और भीड़ की वजह से हम बाहर खड़े हुए हैं। कोविड-19 के हिसाब से कहीं ऐसा ना हो, बीमारी का माहौल चल रहा बहुत ज़्यादा, व्यवस्था थोड़ा सा अव्यवस्था ही बोलो तो। आपको क्या लगता है कि बाहर क्यों नहीं हो रही है काउंटिंग, अंदर बंद जगह में क्यों हो रही है? ये तो सारा प्रशासन जानता है क्यों करा रहे हैं अंदर। ये बाहर होती तो हो सकता है ये भीड़ भाड़ देखने के लिए कम मिलती है और प्रोटोकॉल का पालन हो जाता है ठीक ठाक। लेकिन अंदर कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। कोई प्रोटोकॉल नहीं। हमारे सचिव साहब, हमारे बाहर से सचिव है, वकील साहब एकत्रित हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल जीरो व्यवस्था है अंदर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से क्या ये पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन? आप देखिए ना अंदर कोई। और अभी कुछ देर पहले लोग कह रहे थे कि पुलिस अभी दरवाजे बंद कर ये दरवाजे बंद कर दिया था, ये बड़ी मुश्किल से खुलवाया, बिल्कुल क्लोज कर दिया था दरवाजा, इसको फिर खुलवाया गया। अभी भी वो वाले दरवाजे बंद हैं। इस छोटे से हॉल में 1000 आदमी की एंट्री अंदर। प्रशासन को देखना चाहिए था, जितने भी एजेंटों के फॉर्म भरे थे, मालूम था कि इतने एजेंट एकत्रित होने यहाँ पे, तो उसी हिसाब से व्यवस्था होनी थी। हर बूथ का एजेंट क्लियर था कि एक बूथ पे इतने एजेंट नहीं है, तो एक आकलन होता कि इतने बूथों की काउंटिंग में इतने एजेंटों। जी मेहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप लोगों से बात कर रही हैं, वहां पर हमको दिखा रही हैं। अपना भी ख्याल रखिए जी, अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसे वक्त में देखिए, चुनाव कराना और चुनाव के बाद नतीजे, इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि ये काउंटिंग सेंटर्स अपने आप में एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएंगे। अब आप बताइए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल अभी इस संदर्भ में, काउंटिंग के संदर्भ में, बहुत सारे लोगों का ये मत था कि हम लोगों ने चुनाव जो है उसका असली मायने क्या थे? चुनाव का मायना ये था कि वो मंजिल तक पहुंचने की एक राह है, खुद अपने आप में मंजिल नहीं है। तो क्या इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए था या नहीं? क्योंकि ठीक है, चुनाव होना, नतीजा आना जरूरी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन बंगाल की बात कर लेते हैं संकेत। अब जो बड़ी कहानी है वो अब बंगाल में बची है कि बंगाल में क्या होने वाला। 157, 132 लेफ्ट, 2 अन्य 2 है यहाँ पे। ये कोई इंडिपेंडेंट होंगे या होंगे। अगर अखिलेश जी ये रुझान चलते रहे तो एक अनोखी स्थिति होगी जिसमें तृणमूल चुनाव जीत जाएगी, लेकिन उनकी नेता हार जाएंगी। ऐसे में उनकी नेता का क्या साख रहेगी? हालांकि अभी देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अभी सारे राइडर शर्तें लागू तारे लगा के। पर आज की स्थिति में तो ये है, अभी की स्थिति में तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी पीछे हैं नंदीग्राम में। अभी भी पीछे हैं, पर मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अभी पीछे, अब गैप और वाइड हो गया है। मैं अभी अपडेट हुआ है ये नंदीग्राम का, मैं आपको बता दूं। हार भी शुभेंदु अधिकारी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी पार्टियों में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। कहीं और से चुनाव जीत जाएंगे। 6 महीने का गैप रहेगा उनके पास। वो 6 महीने में वो विधान परिषद बनाने की बात। भवानीपुर आपने
उन्होंने प्रॉमिस किया। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बनेगा। को आप अपनी हार छुपाने के लिए बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार होगा कि खुद हार गई अपना, चाहे हम अपनी चुनाव हार गए लेकिन हमने ममता बनर्जी को हरा दिया तो जनता ने साथ नहीं दिया। ये बात बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 15,623 वोट मिले और ममता बनर्जी को 10,895। चलिए हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। अब एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति साफ होती जा रही है, बाकी राज्यों के भी हो गई है। नवीन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। आप सुबह से देख रहे हैं ये उतार चढ़ाव। अभी तक हमने आपको बीच में आप लोगों को इसलिए नहीं लाए थे कि कुछ कमिट नहीं कोई करना चाह रहा था। अब आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले आपके पास आऊंगा, जयदीप जी आपके पास भी आऊंगा। अब पहले नवीन जी, फिर आशीष। नवीन जी पहले आप। जो इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं और रुझान ये आ रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइन पर, और बार भी जब हम लोग फेज वाइज इलेक्शन कर रहे थे तो कहा था कि बंगाल में टीएमसी जीतेगी, और जो अभी ये मार्जिन दिखाई दे रहा है हमको लगता है टीएमसी को इससे अधिक सीटें मिलेंगी, क्योंकि पीके का जो आकलन था कि मुस्लिम और वीमेन एंड माइनॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी, उसमें काफी तथ्य है, और अगर वो होल्ड करता है तो टीएमसी को 180 से सीट कम मिलनी नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी अगर हार जाती है, मेरे अनुसार ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कई नेता जो है चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी इंडिया में जो रूल कर रहे हैं, अभी नीतीश कुमार को देखिए 15 साल से उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। सच में अरुण जेटली हार गए थे और उन्होंने बाद में वो आपके फिनांस मिनिस्टर बने। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ रही थी और पूरा बीजेपी का नेतृत्व उनके खिलाफ लड़ रहा था। ऐसी स्थिति में किसी भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए केवल अपने कंस्टिट्यूंसी में ध्यान देना बहुत डिफिकल्ट है, और हो सकती है क्योंकि कारण ये है कि वो ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन ओवरऑल जो लग रहा है कि दिस विल बी सीन एज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत। जॉली जी के पास मैं कमिट कर चुका हूं। मैं आशीष के पास जाऊंगा। आशीष, मैं सुबह से देख रहा था आप बड़े हिचक रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा नहीं था कि आप कुछ बोल सके। अब क्या आप बोलने की स्थिति में है इन आंकड़ों को देख करके? मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं, मैं भी 20 दिन लगा के आया, मैं भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अब आप बताइए एज ए सिफोलॉजिस्ट, पश्चिम बंगाल को विश्लेषण कीजिए। देखिए, दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। अभी खूब ढेर सारी बातें नंदीग्राम के लेके हो रही है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंस में हूं और अभी भी हूं कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी आखिरकार में चुनाव जीतेगी, पहली बात। अब चाहे वो मार्जिन जो भी हो, लेकिन उनकी पूरी जीतने की संभावना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल के चुनाव को लेके, वो देखिए, अगर वोट शेयर देखेंगे और ईसीआई के आंकड़ों के आधार पे देखेंगे तो 49% वोट टीएमसी को मिल रही है और 36% बीजेपी को। मेरा अपना ऐसा अनुमान था कि बीजेपी और टीएमसी दोनों 40% के आसपास रहेगी और टीएमसी को 3-4% का एज रहेगा बीजेपी के ऊपर, यानी कि 44% के आसपास टीएमसी जाएगी और 39 से 41% के आसपास बीजेपी जाएगी। लेकिन यहां पे अभी तक के अनुसार, मैं अभी भी कह रहा हूं, बंगाल में थोड़ा और हमें वेट करना पड़ेगा। निसंदेह टीएमसी जीतेगी, उनकी ज्यादा संभावना है, और अब सीट कितना होगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन वोट जो है अभी भी मैं मानता हूं कि थोड़ा क्लोज रहेगा। जो इतना 13% का गैप है, ये शायद ऐसा नहीं हो, टीएमसी का वोट थोड़ा कुछ और कम होगा। तो मोटामोटी मेरा जो बंगाल के मामले में रुझान था वो बड़ा क्लियर है कि बंगाल में टीएमसी अच्छी सी शायद कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बढ़ेगी। जी जॉली जी, अब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत में आपने कहा सरकार बनेगी, लेकिन ये तो अब लीड बढ़ती चली जा रही है और ये जो चुनावी नतीजों का पीकेकरण हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2016 के अंदर जो टीएमसी 211 सीट जीते और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीती थी, और आज के जो रुझान अभी तक पहले या दूसरे राउंड, अभी 5 या 6 या 7 राउंड होंगे, और अभी मुश्किल से 8 बजे जो काउंटिंग स्टार्ट हुई, जिसके अंदर पोस्टल बैलेट भी रहे, ईवीएम भी रही,
और अभी 11 बजे तक पहले 3 घंटे में जो रुझान आपके चैनल दिखा रहे हैं, इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट देना, मुझे लगता है कि आज की चुनाव प्रक्रिया के साथ अन्याय होगा। या श्योर ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारेंगी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएगी जरूर। इसीलिए हमने 3 से सीटें बढ़कर आज आपके चैनल 100+ दिखा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये बड़ा कन्वीनियंट है ये जॉली जी। आप अपने सरनेम पे बिल्कुल एकदम खरे उतरे, जॉली रहने की पूरी कोशिश। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 2016 से आप तुलना कर रहे हैं, 2019 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 2019 के हिसाब से करेंगे तो वो पैमाना सही होगा। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी। लेकिन जो आपके आज के अभी तक के चुनावी गणित स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो 2019 के लेकिन असेंबली के पोल के साथ आकलन होता है। असेंबली का लोकसभा के पोल्स के साथ ज्यादा कोरिलेशन नहीं होता है, दोनों में डिफरेंट होते हैं। जी आपने सही कहा सर। अभी हमें थोड़ा और इंतजार करेंगे, आपके पास आएंगे। जयदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें, मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, अब ये अगर ट्रेंड जो है जारी रहा कि ये टीएमसी जीत रहे हैं, लेकिन बहुत क्लोज कंटेस्ट होगी, लेकिन आगे देखना है कि अगर ममता हार जाती है नंदीग्राम से तो टीएमसी सत्ता में गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि 30-40 एमएलए टीएमसी से निकल के बीजेपी के सपोर्ट में आ जाए, ये भी कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। दादा आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी चैनल के भी आंकड़े जो है वो बहुत ही ज्यादा नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना, मार्जिन आदमी 2-3 एमएलए समझ सकता है, इन्होंने तो पूरी पार्टी मार का 30-40 एमएलए इधर उधर अगर हो गए। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटेंगे, और सबसे बड़ी कहानी जो है पश्चिम बंगाल है, उस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। बज गए हैं और अभी जल्दी से आपको रुझान बता देते हैं। अभी तक के बहुत सारे राज्यों में स्थिति धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर अब तक के रुझान, अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से रुझान कुछ इस तरीके से हैं। 165 तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, पिछली बार के मुकाबले 2 ऊपर। ये है 292 सीट्स जिन पर अभी काउंटिंग चल रही है, टोटल 294 है। बीजेपी 122 पर आगे है, लेफ्ट 3 पर और अन्य 2 पर। और अगर ये 2019 से हम तुलना कर रहे हैं उसके हिसाब से, अब आपको बताते हैं और राज्यों के बारे में, नहीं और राज्यों पर जाते हैं, क्योंकि एक एक करके आपको सब राज्यों के बारे में बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल हमने आपको बता दिया, ये सबसे बड़ी। अब आइए बात करते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार बन रही है फिलहाल, सरकार बनती हुई दिख रही है फिलहाल। हालांकि इसको कॉल करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि मनोरंजन भारती और अखिलेश लगातार बोल रहे हैं, इसको कॉल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार बना ले। असम की अब आपको बात बताएं, असम में 90 पार कर लिया है इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि 126 की विधानसभा में 90+, यानी कि इनकी सरकार बनती दिख रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 160+ है पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर भी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ममता बनर्जी की बढ़त दिख रही है। उधर तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से डीएमके अब लीड ले चुकी है, यानी कि 10 साल तक का जो एडीएमके का राज था वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। केरल में एलडीएफ यानी कि लेफ्ट, पहली बार कई दशकों में पहली बार केरल में ये जो 5-5 साल की जो राजनीति चलती थी वो खत्म होती दिखाई दे रही है।
तमिलनाडु जैसे कि आप देख सकते हैं डीएमके लगभग 140, एडीएमके 93 पर है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से 40 सीटों का नुकसान हुआ है एडीएमके को। तो ये एक साफ तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये देखना होगा कि डीएमके जो ब्रेकअप है वो बड़ा रोचक होगा कि कांग्रेस ने कितना परफॉर्म किया। कांग्रेस को बड़ी लड़ाई हुई थी, आना चाहिए यदि हम इसके ब्रेकअप में देखें। ये डीएमके का ब्रेकअप अगर हम स्क्रीन पर लगा पाए, कांग्रेस को 5 सीट गेन किया है, 13 सीट पर कांग्रेस पार्टी 5 सीट का गेन है। तो ऐसा है, ये मैं क्यों ये आंकड़ा दिखाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगा कि तुम ले तो इतना सारा लेते हो, उसके बाद डिलीवर नहीं करते। जैसे बिहार में इन्होंने किया, 70 लेके मात्र 29 जीते, वो गलती थी। स्ट्राइक रेट खराब था। यहां पर ऐसे लग रहा है सबका स्ट्राइक रेट अच्छा, यहां स्ट्राइक रेट सबका ऊपर जा रहा है, डीएमके का भी, कांग्रेस का भी, सीपीआई सीपीएम भी यहां पे दो सीट गेन कर रही है, उनका भी जो है ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा सा कोalition बनाया था स्टालिन ने, ये बड़ा सा कोalition बनाया था। और इसमें क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूं, इसलिए मैं कह रहा था पीएमके को छोड़ दिया था। रामदास की जो पार्टी है, अबू मनी रामदास, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, उनकी पार्टी जो दलित की पार्टी है उसको छोड़ दिया। और यदि आप एआईडीएमके में देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उस ग्रुप में, हालांकि एआईडीएमके ने बहुत खराब प्रदर्शन। बिल्कुल। अब बात करते हैं केरल की। केरल के आंकड़े जल्दी से दिखा देते हैं, जहां पर एलडीएफ 87 पर और कांग्रेस 49 पर, यानी कि वो पेंडुलम पॉलिटिक्स जिसकी बात अखिलेश जी कर रहे थे, अब वो खत्म होती दिखाई दे रही है। 86 एलडीएफ के लिए, हालांकि ये 10 कम है 2016 के मुकाबले, लेकिन फिर भी वापस आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए 10 सीट लूज की है लेफ्ट फ्रंट ने, कांग्रेस वाली यूडीएफ ने 9 सीट बढ़ाई है, फिर भी कंफर्टेबली सरकार लेफ्ट फ्रंट की बन रही है। कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या गया? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ गया होगा जो अच्छा काम किया इस पूरे पेंडेमिक में। आज एकमात्र राज्य है जो कि खुद के लिए ऑक्सीजन बना रहा है, दूसरे को सप्लाई भी कर रहा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंतरकलह जो थी वो एक बड़ा कारण वो भी थी। यहाँ पे आप चाको ने रिजाइन किया था और उसके बाद कहा गया कि उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया, और खुद एक राहुल गांधी की जिम्मेवारी बनती है। आप उमेन चांडी गुट, रमेश चेन्नितला गुट, और उमेन चांडी की भी एज बढ़ती जा रही है, हालांकि वहां पे उम्र दराज पॉलिटिशियन होते हैं। केरल में तो उम्र, अब जब 88 साल की उम्र में मेट्रोमैन राजनीति में कदम रख सकते हैं, तो उम्र केरल में अच्छा, एक बार देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये 2 सीटों पर आ गए, उसमें से देखिए ये आंकड़े हैं जो कि आप देख रहे हैं कांग्रेस के अलायंस की, जिसमें आईयूएमएल ने जो है, जो मुस्लिम लीग है जिसको आप कहते हो, उसको 3 सीट का नुकसान है। बाकी कांग्रेस ने ठीक किया है, बाकी लोगों ने भी ठीक किया है। तो जो लेफ्ट का गेन है उसमें लेफ्ट के खुद का काम, पिनरई विजयन की अपनी छवि, वो ज्यादा मायने रखती है, बजाय उनके साथ जो उनकी जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, उनका जो है, और जो उन्होंने कहा कि पूरे हेल्थ को जो है नेशनल पॉलिसी और ये सब चीज बनाने के लिए बड़ा काम जो किया लेफ्ट पार्टियों ने केरल के अंदर, संगठन को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला किया संकेत। तो वो फैसला ये था कि जो 2 बार का विधायक है वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कई मंत्री जो थे, उनके वरिष्ठ मंत्री थे, वो भी आउट हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा कारण रहा है, और बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट दिया। बंगाल में भी उन्होंने युवाओं को टिकट दिया, यहाँ पर भी उन्होंने युवाओं को टिकट दिया। एक जरा पुदुचेरी के बारे में भी एक बात जो लेफ्ट पार्टी के बारे में कहना जरूरी है, जैसे कि अभी बात चल रही है कि राज्यसभावादी कांग्रेस पार्टी में जो जिनके बारे में कहा गया कि जो गुट है बना वो राज्यसभावादी हैं, यानी राज्यसभा जीवी। तो वही बात बंगाल में भी आप देख लीजिए लेफ्ट पार्टी वालों के बारे में, वो भी राज्यसभा के लिए करना चाहते थे। अगर लेफ्ट पार्टी में कहीं कुछ काम हो रहा है तो वो एक तो केरल में कहीं आपको दिख रहा है, ये सीपीआई एमएल बिहार में कुछ करती है, बाकी जगह कहीं कुछ, बाकी जगह कुछ नहीं है, एकदम तो राज्यसभा जीवी है। और बंगाल में मैंने इसलिए बोला था बंगाल में कि मैंने सोचा था अच्छा करेगी, क्योंकि इस बार जो जितने भी ढेर सारे कैंडिडेट थे ना, 26 साल के, 28 साल के, 32 साल, वो सब उधर थे, वो सबको टिकट दिया था। सब यंग थे, सारे यंग लोगों को। जेएनयू के है, कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी का है, कोई कहीं का है, और मुझे लगा था शायद अच्छा करेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक्चुअली इतनी हाई ऑक्टेन बैटल में बेचारे कहाँ वो एकदम, वो बच्चे कहाँ टिकेंगे। और क्या, सिंगूर में गया था, वो 26 साल का लड़का लड़ रहा है, नहीं हो पाया। बहरहाल एक पुदुचेरी के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से उसके साथ भेदभाव ना हो। तो पुदुचेरी के आंकड़े जरा एक बार आप लोगों को दिखा दें कि वहां पर पुदुचेरी में क्या हो रहा है। एनआरसी प्लस, यानी कि बीजेपी प्लस एनआरसी, आप जैसा कि देख सकते हैं वो 12 पर है,
यहां पर कुल 30 सीटें हैं। तो अगर किसी के भी 15 आ गई, 15 या 16 आ गई, तो मुबारक हो, आपकी सरकार है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं बीजेपी 4 पर आगे है, और ये अखिलेश जी इसलिए जरूरी है, चारों पर गेन है। अरे तो कुछ था ही नहीं, वही सब कुछ गेन ही गेन है, चारों का ही गेन है। बीजेपी ने यहां पर जो अपने पोल मैनेजर्स थे, वो ऐसे भारी भरकम लोग उतारे थे, राजीव चंद्रशेखर और मेरे ख्याल से मेघवाल जी, ये दोनों यहां के पोल इंचार्ज थे। यानी कि पुदुचेरी जैसी जगह पर भी इतने भारी भरकम पोल इंचार्ज। मेघवाल जी से मेरी बात हुई थी जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था, जब कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या होगा, क्या आप अभी सरकार बना रहे हैं? बोले हम अभी सरकार नहीं बना रहे, हम बाद में सरकार बनाएंगे चुनाव के बाद। तो इतना कॉन्फिडेंस उनका था कि वो कॉन्फिडेंस था उनको कि हम सरकार बनाएंगे। जीरो बेस से सरकार बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में वापस जाते हैं, क्योंकि वो एक रोचक मुकाबला है। बाकी सब तो आप फिर भी सोच सकते हैं कॉल करने की। पश्चिम बंगाल में भूल के भी ये जुर्रत कोई नहीं कर सकता है, हालांकि आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन बीजेपी ऑफिस में क्या है हाल? सोहित मिश्रा वहां के बीजेपी मुख्यालय में है। सोहित, मीडिया रूम में क्या माहौल? संकेत, देखिए यहाँ पर हम आपको ही देख रहे थे टीवी पर, और मीडिया रूम में आपको बता दूं कि फिलहाल किसी से भी जो बीजेपी के नेता हैं वो बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और अलग अलग आप देख सकते हैं कि अलग अलग चैनल्स को अलग अलग जगह यहाँ पर दी गई है, एक स्टेज भी यहाँ पर बनाई गई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले तक कि कैलाश विजयवर्गीय और कुछ नेता जो हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर आकर बातचीत करेंगे। हालांकि जब रुझान संकेत अच्छे थे तब ये माना जा रहा था कि शायद वो जल्दी हैं, अब कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद आएंगे। कुछ बैठकों का दौर भी जारी है, और जो नज़र है वो नंदीग्राम में जो चुनाव चल रहा है, जिसमें बढ़त मिली हुई है, उस पर भी नज़र उनकी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी इंतज़ार किया जा रहा है। मीडिया से बात करने से पहले एक स्टेज ज़रूर बनाया गया है, और कार्यकर्ताओं को भी ना के बराबर ही आने के लिए कहा गया है। और इंतज़ार है कि जब आंकड़ों में कुछ बदलाव आए या जब कुछ नतीजे साफ हैं। अभी भी इनका कहना है कि ये शुरुआती रुझान है, वो इंतज़ार करेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बढ़त है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए भी शायद आप कह सकते हैं कि कुछ इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आप सुबह भी कह रहे थे, जो मैनेजमेंट की बात है संकेत, आप देख सकते हैं हर एक जगह पर टेलीविज़न से लेकर सारी व्यवस्थाएं करना, हर चीज़ जिस तरह से बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में हम देखते हैं वो यहाँ पर देखने मिलता है। एक स्टेज भी यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इंतज़ार संकेत कुछ समय और करना पड़ेगा, जब बीजेपी के नेता हमसे बात करें या फिर इसके ऊपर आगे बातचीत करें, क्योंकि काफ़ी उन्होंने भी अपनी ओर से आप कह सकते हैं कि ताकत लगा दिया था। प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हों, उनका आकर यहाँ पर प्रचार करना, शुभेंदु अधिकारी हों, मुकुल रॉय हों, दिनेश त्रिवेदी हों, इनका टीएमसी से निकल जाना, या फिर जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी पर लगातार हमला किया गया था, तो जो स्ट्रैटेजी था वो हमने देखा कि किस तरह से देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक सभा में ये भी कह दिया था कि इतनी भीड़ उन्होंने एक साथ देखी नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह से अभी फिलहाल जो रुझान है उसमें तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली है, उसी को देखते हुए कोई बातचीत नहीं की जा रही है। इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या कुछ होगा, और हम भी रुके हुए हैं देखने के लिए कौन आता है, क्या बातचीत की जाती है। कार्यकर्ता भी नहीं हैं, देखते हैं कि वो आते हैं नहीं आते हैं, क्या कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। ये हमें जो जगह दी गई है वो आपको बता दूं, ये वो जगह है जो हमें दी गई है, और टेलीविज़न सेट भी यहाँ पर लगाया हुआ है। हम अभी तो खैर मैं खुद ही को देख रहा हूँ, लेकिन अब तक आप ही लोगों को हम यहाँ पर सुन रहे थे। तो ये पूरा मामला संकेत फिलहाल बीजेपी ऑफिस की अगर बात करें तो इस तरह का माहौल है, और इंतज़ार कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है। खांचे तो बांट दिए कि यहाँ ये बैठेगा, वहाँ वो बैठेगा, इधर से उधर प्रवक्ता जी बोलेंगे। वो तो बीजेपी की पुरानी स्ट्रैटेजी रहती है। यहाँ अखिलेश जी भी बीजेपी मुख्यालय में, हमें याद है, बीजेपी इस मामले में भयंकर संगठित रहते हैं कि एकदम सब चीज बांट दिया जाए। मीडिया प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त रहती है। लेकिन नेताजी बोलेंगे क्या, क्योंकि अभी तो नतीजे जो हैं वो अनुकूल नहीं लग रहे हैं। ये तो कांटे की टक्कर एकदम बोल करके कांटे की टक्कर दिख रही थी, अब नहीं है। अब नहीं है। अब हालांकि हमारे आंकड़े अभी भी एक ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरफ चीजें जा सकती हैं। वो गैप जरूर वाइड होता जा रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी तरफ स्थिति जा सकती है। लेकिन कुछ एक आधा चैनल्स पे जो काउंटिंग का जो फिगर आ रहा है उसके हिसाब से बीजेपी 100 से नीचे आ गए, यानी कि नतीजों का पीकेकरण होता हुआ कुछ चैनलों पर दिखाई दे रहा है, हमारे पर नहीं। वो बात है। लेकिन पीके से मैंने कहा ना, मैं मिल के आया था, उसका जो फॉर्मूला पीके ने बताया
उस फार्मूला के अनुसार देखिए। और यदि आप आशीष रंजन जो कि सिफोलॉजी भी करता है और घूम के भी आया है, उससे पूछिए, यदि वो वोट इंटैक्ट है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, महिलाओं का वोट, माइनॉरिटी का वोट और मेजॉरिटी में माइनॉरिटी, हाँ मेजॉरिटी में बहुत लोगों को मैं बोलता हूं तो समझ में नहीं आता है, तो फिर एक्सप्लेन करता हूं कि बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग, क्योंकि वहां पे बड़ी संख्या में जो है वो हिंदी स्पीकिंग पीपुल आपको हर जगह मिलेंगे, तो बांग्ला बोलने वाले लोग, उसमें से थोड़े वोट उनको चाहिए थे। लेकिन ये अब मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं हमें कि मोनीदीपा हमारे जो सबसे बड़ी सहयोगी है उनके पास जा रहे हैं। मोनीदी, आप बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए मेरे लिए। हम और आप वहां पे घूमे 15-20 दिन, अब पूरे दिन उतने दिनों आप मुझे समझाती रही, अब आप बताइए जो मुझे आप बता रही थी वहां पर। जी, आप जब आए थे तब आपने कहा था कि बीजेपी इज अहेड, और हमने कहा था प्रश्न चिन्ह है, और जब तक आप बंगाल छोड़ के गए तब इफ आई रिकॉल करेक्टली मैंने आपको कहा था कि तृणमूल इज वेल अहेड, और बाहर से आके लगता शायद बहुत लोगों को कि बीजेपी यहाँ पे जबरदस्त कैंपेन कर रही है और उसका एक फल जरूर मिलेगा। वो अभी भी हो सकता है बाबा, एज यू नो बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब जो साफ है कि तृणमूल हाफ वे मार्क सीट्स पे आगे चली गई है। अब ये जो है कि एक जो साफ चीज़ है वो है माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन, और वो आपको दिख रहा है मालदा मुर्शिदाबाद में बाबा, विच इज़ वेरी क्लियर। मालदा मुर्शिदाबाद ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट देती थी, वहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पे कांग्रेस ऑलवेज उनके जो सीट्स थे वो आगे थे तृणमूल के। 2019 में थोड़ा इधर उधर हुआ, बट लार्जली इस बार भी कांग्रेस वाज कॉन्फिडेंट कि उनका वहाँ पे पकड़ रहेगा, पर वो स्लिप किया है, और अचानक मालदा और मुर्शिदाबाद से तृणमूल को काफ़ी सीट्स में उनको आगे हैं अभी। सो ये एक बात है कि माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन। कुछ लोग हमें वहाँ से कह रहे थे कि मालदा मुर्शिदाबाद से बहुत लोग माइग्रेंट लेबर हैं, वो चले जाते हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, केरला, वहाँ पे काम करने चले जाते हैं, और लोकली हमें कहा गया कि ये सब लोग इस बार माइनॉरिटी के जो सदस्य हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, वो सब वापस आ गए वोट देने के लिए, और उनका ये मानना था कि इस बार तो कांग्रेस छोड़ के तृणमूल को देना पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज जो कहना चाह रहा था मोनीदीपा, मैं एक चीज पहले क्लियरिफाई कर दूं मोनीदी, मैं जो एक चीज क्लियरिफाई करना चाह रहा हूं, मैं जब दिल्ली से पहुंचा था आपके पास, तब मैंने कहा था कि दिल्ली से जब मैं चला हूं तो मुझे दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन जब मैं वापस लौटा तब मेरे विचार बदल चुके थे। अखिलेश। मोनीदीपा, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, अभी जो आंकड़े यहां पर आ रहे हैं 10% का गैप जो है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में दिख रहा है। बहुत बड़ा अंतर है वोटों का, क्योंकि पिछली बार अगर आप लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो केवल 4% का फर्क था। तो टीएमसी ने अपना न सिर्फ वोट जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखा, बल्कि और ज्यादा वोट जो है जोड़ लिए हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? जी, एक तो है कि नो वोट टू बीजेपी, ये एक जरूर एक फैक्टर है। एक मैंने जो कहा मुस्लिम माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, और दूसरी बात है कि जब 19 में इतना पुअर परफॉर्मेंस रहा तृणमूल का उत्तर बंगाल में, जो हमें खबर आ रही है उत्तर बंगाल में जो 54 सीट्स है वहाँ पे बीजेपी 2019 में 37 पे लीड कर रही थी, और वहाँ पे तो एमपी उनको सब मिल गए थे, तृणमूल को कुछ नहीं मिला। लेकिन तृणमूल ने फोकस किया उत्तर बंगाल में, काफ़ी लग रहा है, क्योंकि अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ सीट तृणमूल को मिलेंगे, ये अब साफ हो रहा है। जो स्ट्रैटेजी लग रहा है तृणमूल का, वो है कि जहाँ वीकनेस थी वहाँ पे फोकस करना, और वो स्ट्रैटेजी शायद डिविडेंड्स दे रही हैं इस बार। और दूसरी बात जो मुस्लिम वोटों की आप बात कर रही है मोनीदीपा, जो मुस्लिम वोटों की आपने बात की, एक रणनीति ये भी दिख रही थी कि मुस्लिम वोटों का विभाजन होना चाहिए, उसके लिए कोशिश भी बहुत की गई है।
तो क्या उसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कंसोलिडेशन होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है जैसा आप कह रही हैं? जी ज़रूर। आई मीन इवन ऑल इंडिया MIM मैंने असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने भी 7 कैंडिडेट फील्ड किए थे, मोस्टली इन मुर्शिदाबाद। वो रहा। फिर दूसरा फैक्टर रहा था जो ISF इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो थी, वो जो लेफ्ट और कांग्रेस से उनका जॉइंट थर्ड फ्रंट संयुक्त मोर्चा उन्होंने बनाया। उससे कंसर्न्स थे कि मुस्लिम वोट शायद भाग हों, ISF की तरफ कुछ जाएं या मिम की तरफ कुछ जाएं, ये ज़रूर एक कंसर्न थी। और बाकी तो कांग्रेस का वहाँ पे एक होल्ड था ही, लेकिन जो लग रहा है टोटल माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन हुआ है बिहाइंड द तृणमूल कांग्रेस। ये ज़रूर एक साफ फैक्टर है। और अगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊं, नंदीग्राम से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आज सुबह से, ये नंदीग्राम ब्लॉक 1 से रिजल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का 8000 से ज़्यादा लीड हो गया है, ममता बनर्जी के से ज़्यादा 8000 लीड उनका हो गया है। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन की ऐसी स्थिति हुई है बंगाल में। नंदीग्राम 1 ब्लॉक में जो वोट काउंटिंग अब चल रहा है, वहाँ पे देयर इज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। ज़्यादातर हिंदू जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। अब सभी नज़र बने हुए हैं नंदीग्राम 2 पर कि नंदीग्राम 2 इज माइनॉरिटी डोमिनेटेड। अब देखा जाए वहां से ममता बनर्जी अपना वोट ये मोदी आप और मैं नंदीग्राम में साथ में थे। स्टोरी ऑफ दिस होल इलेक्शन। बिल्कुल, आप और मैं नंदीग्राम में साथ में थे और हमने देखा वहां किस तरीके से ममता बनर्जी ने कैंप किया। उसके बाद पोलिंग वाले दिन वो जा करके एक वहां चली गई स्कूल के अंदर। वहां पर जो हुआ आपने पूरी तरीके से उसको कवर भी किया था। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आती है, हालांकि आपने क्लियर कर दिया है कि ब्लॉक 1 का ही काउंटिंग है, अभी ब्लॉक 2 नहीं आई है। ब्लॉक 1 के हिसाब से वो 7000 वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यही ट्रेंड आगे भी चलता है, वो पश्चिम बंगाल जीत जाती है लेकिन नंदीग्राम हार जाती है। सबसे पहले तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? दूसरी चीज, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा उनके राजनीतिक भविष्य के लिए? मुझे याद है आपने उस समय एक आर्टिकल लिखा था कि 1 of 2 political careers will be destroyed। अब आप सोचिए, sometimes we never know what will happen। तो ये बात है कि पॉलिटिकल फ्यूचर ममता बनर्जी अगर वो पिछड़ भी जाए इन नंदीग्राम इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ज़रूर वो जो अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ज़रूर शी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ थर्ड टर्म। उनको एक बाईपोल पे कहीं पे खड़ा होके जीतना पड़ेगा, विच शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट एक वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि नंदीग्राम जैसे ये पोलराइजेशन का जो इम्पैक्ट बंगाल में हुआ है, हो रहा है और शायद होता रहेगा, क्योंकि बीजेपी का भी नंबर अब कुछ कम नहीं है, दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये जो आंकड़े हैं बीजेपी का, दैट विल हैव टू बी टेकन क्वाइट सीरियसली। देयर विल बी अ स्ट्रांग ऑपोजिशन और इसका जो इम्पैक्ट वो फॉर अ डेमोक्रेसी इट इज गुड, बट ये जो पोलराइजेशन अगर चलता रहे इस तरह से, नॉट गुड फॉर बंगाल। मोनी जी, मेरा 2 छोटा सवाल है। जो पीके की जो थ्योरी थी कि माइनॉरिटी वोट, महिला वोट और बंगाली स्पीकिंग भद्र लोग वोट, आप पहले से कह रही थी कि ममता जीतेगी। क्या आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन काम कर गया? दूसरा, हम और आप जो इतना घूमे यंग सीपीएम कैंडिडेट्स के पीछे, उनका इतना बुरा हाल क्यों हो गया? इसको जरा समझा दीजिए। ये बुरा हाल क्यों हो गया, सीरियसली समझना पड़ेगा। वैसे आप देखें, हम गए थे शिंगूर, हम रिपोर्ट किए थे ऑन ओइशी घोष जो जमुरिया से लड़ रही हैं सीपीएम का होके। श्रीजन भट्टाचार्य एसएफआई लीडर, वो शिंगूर में थे। दीपानिता धौर हावड़ा से लड़े थे।
दीपशीता करेक्ट, बाली से वो कैंडिडेट थी, बहुत ही यंग एंड वेरी एक्साइटिंग एंड कैरिज्मेटिक कैंडिडेट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो है कंप्लीट डिवीजन बिटवीन टू मेजर पार्टीज। इस बार तो लग रहा है ये संयुक्त मोर्चा का सिचुएशन, दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द इक्वेशन। अभी भी मैं कहूँगी बाबा कि ये अभी भी वेरी अर्ली डेज, अभी भी इलेक्शन का जो वोट्स गिने जा रहे हैं वो 15% 20% वोट्स गिन गए हैं और उससे ज्यादा नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। पर जरूर लेफ्ट का ये जो कोशिश रही कि यंग कैंडिडेट्स लेके कुछ वोट्स अट्रैक्ट करे, देखना पड़ेगा कितना वोट्स उनको मिले हैं, कितना परसेंटेज, और उसका शायद पॉलिटिकल फ्यूचर एक रहेगा। बट एट दिस मोमेंट बंगाल पोलराइज्ड, बीजेपी एंड तृणमूल। बिल्कुल, बंगाल पोलराइज हो गया है, ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे खेला होबे होता हुआ दिख रहा है। खेला होबे 8 चरण के बाद खेला होबे हो गया। वो जो तस्वीर थी ना कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया का कि वो एक टूटे पैर से फुटबॉल पर पैर रखी हुई हैं, और वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों। मैं बताऊं, खेला होबे का मैंने इंटरव्यू किया था रात में 10 बजे जाके। हाँ। और जब वो आता था स्टेज पर इलेक्ट्रीफाइंग, हाँ। मैंने औरतें बच्चे सब नाचने लगते थे जब वो खेला होबे। डीजे वाला गाना ना, डीजे वाला गाना जब अरे पूछिए मत। और वो लड़का केवल 26 साल का। हाँ, 26 साल का। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बंगाल के रुझानों पर चर्चा करने के लिए। मनीष, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उससे अब तो लग रहा है तस्वीर कम से कम साफ होती दिख रही है। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर रुझानों पर अगर नजर डालें तो 10% का अंतर टीएमसी और बीजेपी के बीच में दिख रहा है। 48% टीएमसी और 38% बीजेपी के वोट मिल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा अंतर है, 10% का अंतर। और ऐसा भी लग रहा है कि कम से कम 4% का फायदा पिछले चुनाव की तुलना में टीएमसी को हुआ है, तो यानी अधिक वोट भी मिले हैं। तो इतनी बड़ी कैंपेन जो बीजेपी ने चलाई, पूरी ताकत झोंकी अपनी ओर से, तमाम नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया गया, उसके बावजूद भी लग रहा है कि ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब होती दिख रही हैं। मनीष जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मैं आपको संकेत बता दूं कि यहाँ पर हम ये तृणमूल कांग्रेस का एक मीडिया सेंटर है, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस मीडिया सेंटर में इसको सुबह से 2 घंटे तक तो नहीं खोला गया था, लेकिन हाँ अब मीडिया वालों के लिए खोला गया है। उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था है, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं उससे एक बात साफ होती जा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनने वाली है। अब तक के रुझानों से इस बात की ही पुष्टि हो रही है, और तृणमूल के नेता अब कहीं ना कहीं आश्वस्त लग रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी जो भी स्ट्रैटेजी थी वो अब तक के रुझान से ये लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी उनका जमीन पर काम किया है। कि जो एक मनोरंजन भी बार बार बोल रहे थे कि जो महिलाओं का अधिकांश वोट है, मुस्लिम समुदाय का जो अधिकांश वोट है, और जो एक हिंदू समाज का जो एक माइनॉरिटी वोट है, उसके अलावा उनका कहना है कि जो जिन जातियों और समुदाय के लोगों, जैसे राजवंशी समाज के लोग हों या अन्य लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनका वोट इन ब्लॉक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था, उस वोट में कहीं ना कहीं एक डिवीजन कराने में वो कामयाब रहे हैं, जिसके कारण अभी तक की टैली से संकेत वो 180 का आंकड़ा के ऊपर वो जा रहे हैं। हालांकि तृणमूल के कुछ नेताओं का कहना है कि ये आंकड़ा अगर 200 के ऊपर भी चला जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के रुझान से ये स्पष्ट है कि एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है। संकेत, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप मुझे बताइए उन लोगों का क्या होगा जो तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे। मैं मनीष आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप लगातार प्रशांत किशोर के टच में होंगे ही होंगे, मैं इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कहें कि एक बार फिर से पीके जो है वो हिट साबित हुए हैं या जल्दीबाजी होगी? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में एक बात मैंने उनको जब वो नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे थे उन दिनों से मैं उनको देखा है। उनके जो दावे होते हैं या वो जब भी किसी के साथ काम करने के लिए रजामंदी देते हैं तो उसके पहले एक तरह का
फील्ड का फीडबैक लेते हैं। बंगाल के चुनाव में निश्चित रूप से काफी उतार चढ़ाव रहा। जिस प्रकार से बीजेपी जितनी आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ी, उसमें एक प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी और एक कहीं ना कहीं डेरेक ओब्रायन, ये 3 लोग ऐसे थे जो मीडिया में आते थे और वो बार बार ये दावा करते थे कि उनका जो आंकड़ा है वो 180 के ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और उनकी जो आईपैक की टीम में 700-800 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इन्होंने राउंड करीब 1.5 साल से अधिक इन्होंने मेहनत की है और इनको लगता है कि इनको मेहनत का जो है फल जो है मीठा हुआ है। और प्रशांत किशोर ने खासकर बंगाल में अपने आप को पूरी तरीके से झोंका हुआ था। उन्होंने अपने आप को पूरा समय, कोई भी फेस्टिवल हो वो यहीं पे बिताते थे, कोई भी घटना हो, चाहे कोरोना का समय हो, साइक्लोन का समय हो, वो क्योंकि उनको लगता था कि कहीं भी कुछ गलती अगर हो गई तो चुनाव में उसका निश्चित रूप से खामियाजा उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर की ये रही बंगाल के चुनाव में, उन्होंने अपने जो विरोधी हैं बीजेपी, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसके स्ट्रेंथ को वो पब्लिकली भी एक्नॉलेज करते रहे। ये एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण तृणमूल को अपनी रणनीति बनाने में बहुत हद तक, रणनीति जो उनकी थी वो काफ़ी रियलिस्टिक थी और उसका अब उनका कहना है कि उसका डिविडेंड्स भी उन्हें मिल रहा है। अगर वो फील गुड में रहते जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल रही थी तो शायद ये परिणाम देखने को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है जो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया, और चाहे वो क्लब हाउस चैट हो या कुछ भी हो, आप देखिए लगातार बीजेपी की जो मजबूती है उसको वो एक्नॉलेज करते दिख रहे थे। बिल्कुल मनीष, यही प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ सवाल है। जो ट्वीट उनका है जो आया था दिसंबर 2020 में, 21 दिसंबर 2020 को, जिसमें कहा था कि अगर बीजेपी की 2 अंकों में सीटें आ गई तो फिर वो अपना ये जो काम है ये छोड़ देंगे। 3 अंकों से ऊपर, 3 अंकों से ऊपर अगर आ गई, 3 अंकों में अगर आ गई, 3 अंकों में अगर आ गई तो वो अपना काम छोड़ देंगे। मनीष से शायद संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन उनका जो ट्वीट है वो उस पर नजर सबकी रहेगी कि वो बीजेपी की सीटें आती हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या हम इस लड़ाई में, मनोरंजन जी, पीके को कुछ ज्यादा ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि देखिए ये जीत तो अंत में ममता बनर्जी की, नहीं, ममता बनर्जी की जीत है, लेकिन ममता बनर्जी अकेले टांग टूटा हुआ व्हील चेयर पे। आप अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं दोनों के चुनाव प्रचार में क्या अंतर था। ममता बनर्जी और बीजेपी का चुनाव रैली ग्रैंड, लेकिन भाषण हिंदी में, समझ गए? लोग लाए गए हैं, मुझे मालूम नहीं। ममता बनर्जी भाषण बांग्ला में, व्हील चेयर पे है, फिर भी फुटबॉल है। लास्ट में जब व्हील चेयर पे नहीं होती होगी तो फुटबॉल मारती होंगी, तो अब फेंकती हैं। तो फेंकती है तो नीचे एक आदमी खड़ा रहता है मीडिया वाले में, वो उनके फेंके, क्योंकि वो व्हील चेयर पे जोर से फेंक नहीं सकती है, तो वो फुटबॉल लेके महिलाओं के उधर फेंकेगा, महिलाओं के गैलरी में फेंकेगा फुटबॉल, वो लड़कों वालों में नहीं फेंकेगा। तो ये सब अंतर है, लैंग्वेज। और वो जो है ममता बनर्जी ने वही काम किया जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात में करते रहे, गुजरात अस्मिता। उन्होंने बंगाल प्राइड की बात की और बीजेपी और नेताओं को कहा ये सब बाहरी है, ये तुम्हारा लैंग्वेज नहीं जानते हैं। सिंगूर वाली रैली में मैं गया था जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 30-35 मिनट तक बोली और मतलब आवाज में वही ठनक, ठीक है, और वो कोई भी चीज वो दिख रहा था कि स्क्रिप्टेड नहीं है। वहां पर एक मास्टर मोशाई थे जो कि पहले टीएमसी में ही थे, अब वो 84 साल की उम्र में बीजेपी का दामन थाम लिया क्योंकि उनको इस बार टिकट नहीं मिली थी। तो उनके बारे में जिक्र करना, और सब बंगाली भाषा में, तो कोई भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं थी। ये बात सही है कि बीजेपी के पास ममता बनर्जी के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं था। टीएमसी ने बार बार ये पूछा कि ठीक है, अगर आपको मिल भी जाता है बहुमत, आप सरकार बनाने की स्थिति में होते भी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? तो ये बीजेपी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होना, मुझे लगता है ये भी एक तरह से इनको नुकसान बीजेपी को किया है, क्योंकि ममता का मुकाबला करने के लिए आपको वैसा ही एक चेहरा चाहिए। जो शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को भी ममता बनर्जी ने पूरी रणनीति के तहत एक ही सीट पर समेट दिया, तो उससे भी अब काफी फर्क पड़ा है। और दूसरी बात रही कि जो जिस ढंग से एक सहानुभूति भी गई ना कि अकेले लड़ रही है, और अकेले लड़ रही है, और ये भी प्रचार हुआ कि देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री है। तो ये सब चीज ऐड करते चला गया बॉस। बिल्कुल। और ये जो है बांग्ला बोलना और ये फीलिंग ले आना, ये सब ऐड करता चला गया। मुर्शिदाबाद का जिक्र अभी मोनिदीपा कर रही थी, ये वो सीटें जहाँ पे कांग्रेस को हमेशा वोट मिलते हैं, हमेशा कांग्रेस जीतती है,
लेकिन अगर वहां पर भी कांग्रेस हारी तो इसका मतलब आप सोचिए कि वहां के जो मुसलमान हैं उन्होंने किस तरह से वोटिंग की है। उन्होंने अपना वोट बटने नहीं दिया, उन्हें पता था कि अगर हमारा वोट बटा तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसमें बस इस रणनीति पर भी उन्होंने काम किया। अब ये नंदीग्राम देखना होगा, क्योंकि मोनिदीपा का जो विश्लेषण है अगर वो सही हुआ, ये बात सही है कि नंदीग्राम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की पॉपुलेशन अलग अलग है। अगर ब्लॉक 2 की काउंटिंग में एकदम से ममता बनर्जी लीड ले लेती हैं तो फिर तो साफ है, नंदीग्राम भी जीती और प्रदेश भी जीती। अच्छा, कुछ और सीटें जो है जैसे तारकेश्वर है, तारकेश्वर से वो पीछे चल रहे हैं, और आपको टॉलीगंज है, स्वपन दास गुप्ता वो पीछे चल रहे हैं। टॉलीगंज से आपको ये गाना जो गाता है बाबुल सुप्री है। हुगली से मनोरंजन मंत्री था, ठीक है। अरे मैं भी मिला उसको। हुगली से वो लॉकेट चटर्जी है, जो 5 जो सांसद को लड़वाए थे, उनका क्या हो रहा है? ये दास गुप्ता तो अपना इधर के ना उधर के। नहीं, ये बताइए इन सांसदों का क्या होगा जो बेचारे सब बाकी तो बच जाएंगे, उनकी तो अपनी कुर्सी बची रहेगी, बाकी तो कुर्सी बची हुई है। नहीं पड़ता। स्वपन दास गुप्ता को यहाँ इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो मनोनीत सांसद थे और मनोनीत सांसद को 6 महीने के भीतर पार्टी चूज करनी होती, तो उन्होंने चूज की नहीं थी, तो इसलिए वो बाध्यकारी था उनके ऊपर कि वो इस्तीफा दें। उनको अब दोबारा मनोनीत करना पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा था ये कि दादा आपका यदि हार गए हो तो आपका तो करियर टेक ऑफ ही नहीं करेगा, क्योंकि आप तो रिजाइन करके आए हो। क्योंकि हम लोग सेंट्रल हॉल में साथ ही बैठते हैं, इसलिए चलिए जीत जाए तो जीत जाए, हार जाए तो मुझे लगता है वो दोबारा मनोनीत कर लिए जाएंगे। हो सकता है कानूनी रूप मनोनीत कर लिए जाने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये लीड अब जो है अब साफ है। एक बार जल्दी से सारे राज्यों के आंकड़े एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दें, और पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे, नहीं ये और अपडेट होगा अभी, क्योंकि नीचे जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे टिकर पे, वो अब 176 चला गया है तृणमूल कांग्रेस के लिए। ये आंकड़े अभी जो स्क्रीन पर आ रहे हैं वो अपडेट होंगे। 176 चला गया और बीजेपी 112 पर है। तो ये गैप अब बढ़ता चला, फासला अब बढ़ता चला जा रहा है। यही चीज केरल में हो रही है, यही चीज पुदुचेरी में तो खैर कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं रहा, यही चीज तमिलनाडु में भी हो रही है, और यही चीज असम में भी हो रही है। असम में बीजेपी की सरकार वापस बनती दिख रही है, क्लियर एकदम, जैसे कि आप देखते हैं 86, ये साफ एकदम, हर जगह से रुझान आ रहे हैं। केरल में एलडीएफ वापस आती हुई दिख रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 184 सीटें पर आ गए टीएमसी बंगाल में, तो काफी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमसे भी तेज चुनाव आयोग 184 उस पर आ रहा है और बीजेपी 84 पर। ये लेकिन ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं। तो ये अभी भी ट्रेंड्स हैं, अभी भी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग धीरे धीरे चलेगी। फाइनल लिस्ट जो है वो शाम वाम तक आएगी। जो बिहार का हमारा अनुभव रहा है उसके हिसाब से कहीं शाम को जाकर के पता चलेगा कि फाइनली विक्ट्री किस किस को किस किस सीट पे मिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये कवरेज जारी रहेगी। तो चलिए इस वक्त आपको एक और खबर के बारे में बता दें। एक विवाद का मुद्दा बन गया है कि न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने सबसे पहले मदद की मांग की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और उन्होंने उसमें टैग कर दिया इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जी को। उसके बाद फिर जब बवाल मचा, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने ये बोला कि ऐसी वक्त में भी हाई कमीशंस को इंडियन यूथ कांग्रेस की मदद मांगनी पड़ रही है। उसके बाद फिर वो ट्वीट डिलीट किया। फिर न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा हमने हर किसी से मदद की उम्मीद की। इस पर राजनीति तेज हो गई, जिसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, उन्होंने भी कांग्रेस के कई नेताओं को आड़े हाथों लिया, उनसे भी सवाल जवाब किए। तो ये पूरा नया बवाल चल रहा है। दुख की बात यह है ये सब तब हो रहा है जब सब लोगों को एकजुट होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। ये न्यूजीलैंड हाई कमीशन है और यहाँ से आज एक ट्वीट किया गया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है वो मांग की गई, और उसके बाद आईवाईसी को टैग किया गया, श्रीनिवासन को टैग किया गया जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जब तक वो उस पर संज्ञान लेते उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, और न्यूजीलैंड हाई कमीशन की तरफ से एक और ट्वीट किया गया कि वो जहाँ से भी मदद हो सकता है वहाँ से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गलत अर्थ में लिया गया। लेकिन तब तक इंडियन यूथ कांग्रेस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचकर ऑक्सीजन सप्लाई
जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है वो दे चुकी थी और उसके बाद वो टीम वापस यहाँ से जा चुकी है। लेकिन इस बीच में जो एक बयानों की लड़ाई है, शब्दों की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं और विदेश मंत्रालय के बीच, क्योंकि जब फिलीपींस हाई कमीशन में फिलीपींस दूतावास में कल ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की बात हुई थी और एक वीडियो जारी किया गया था इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से, तो उसके बाद जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया कि आखिरकार इस तरह की नौबत आ गई है कि अपोजिशन पार्टी के यूथ विंग से एम्बेसीज़ को जो है वो मदद मांगनी पड़ रही है और सरकार कहाँ है। तो उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोविड का कोई केस नहीं है और ये मदद जो है वो अनसोलिसिटेड था और ये एक तरह से चीप पॉलिटिक्स है। तो अब जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से ट्वीट आया और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाई गई है, तो ये बात जो है काफ़ी तूल पकड़ रही है कि क्या दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की हालत है जहाँ सरकार रीच आउट नहीं कर पा रही, बल्कि इंडियन यूथ कांग्रेस के जो टीम है वो पहुंचकर ऑक्सीजन जैसी मदद दे रही है। हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हैं, जो एक नया नाम बन गए हैं मदद के मामले में। आपने जो कल फिलीपींस एम्बेसी में और आज जो न्यूजीलैंड एम्बेसी में हाई कमीशन में जो आपने सिलेंडर पहुँचाया है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। देखिए, भारत देश का परंपरा है कोई मेहमान के साथ हम लोग ने मेहमान को साथ रहना, ये इसमें राजनीति का बात नहीं है। ये भारत देश में कोई भी मेहमान आते हैं उनके साथ रहना, ये राजनीति करने का, मैं राजनीति का बात नहीं करता हूँ। कोई भी आगे भी कोई मदद मांगेगा, हमने उनको मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब आपको जो भी टैग करता है, चाहे वो एम्बेसी से हो, आम आदमी हो, नेता हो, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, आपकी टीम वहाँ पहुँचती है? नहीं, यहाँ हमारा पास जो भी हमारा पास सामान पड़े रहते हैं, जो किस चीज़ का मांग आता है हमारा पास है, ज़रूर हम लोग को, हमने उन लोग के लिए मदद करने के लिए हमने कोशिश करता है। इसमें फिलीपींस एम्बेसी से भी मदद मैंने बोला ये राजनीति का बात दोबारा बोलना नहीं है, मेहमान है वो लोग, ये भारत देश का परंपरा है। अच्छा, लोगों आज को आप मदद करना चाहिए। आप गए थे आज न्यूजीलैंड हाई कमीशन, गेट पे क्या हुआ? सर का आदेश था कि एम्बेसी में हम लोग को देना है। हम लोग गए और उसके वॉचमैन से बात किए ले जाके सिलेंडर, तो उन्होंने हाई कमीशन से, न्यूजीलैंड के हाई कमीशन से बात किया, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग आ सकते हैं, तो इनको दिए। तो इसके बाद उन्होंने हाई कमीशन ने श्रीनिवास सर, बीबी सर का थैंक यू बोला और हम लोग का पूरी टीम इंडियन यूथ कांग्रेस का थैंक यू बोला, SOS IYC टीम का थैंक यू बोला। तो ये अपना काम कर वापस आ गए और श्रीनिवास का कहना है कि जो कोई भी मदद मांग रहा है उन तक पहुंचने की कोशिश होती है, जो भी इनके साथ संसाधन है उसको लेकर, चाहे वो जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, मदद की कोशिश हर किसी की होती है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। लगभग 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे होने वाले हैं, एक्चुअली 4 घंटे होने वाले हैं जब से काउंटिंग शुरू हुई है। और अब जो स्थिति है वो आपके सामने है। लगभग हर राज्य से स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आइए सबसे पहले आपको दिखा दें, ये है प्रोजेक्शन कि कैसा प्रोजेक्शन होगा। पश्चिम बंगाल में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो TMC 190 प्लस तृणमूल कांग्रेस लेकर के आएगी और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी करीब 90 सीट तक सिमट करके रह जाएगी। और जो छोटी सी ग्रे लाइन आप देख रहे हैं बीच में, ये है कांग्रेस और CPM, उनका जो गठबंधन था वो, यानी कि 90 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी और हाफ पे मार्क, आधा जो है मेजॉरिटी मार्क, उससे कहीं ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस लेकर के यहाँ पर सरकार अपनी बना लेगी। ये भारी भारी बढ़त जो है वो अब धीरे धीरे होती दिख रही है। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। शुभ्रा चट्टोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से, अमरजीत कौर CPI से, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभ्रा जी आपके पास आना चाहता हूँ। आपकी पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की, बहुत ज़बरदस्त उम्मीद बांधी, लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं आए।
एक्चुअली हम लोगों ने अपना बात रखा, हम लोगों ने अपना आइडियोलॉजी रखा, हम बंगाल के लिए क्या क्या करना चाहते हैं ये भी रखा। लोग टीएमसी का अत्याचार देखा, उनका सिंडिकेट राज देखा, लोग मोदी जी का विकास देखा, सभी हम लोगों ने रखा। अगर जनता एक्सेप्ट करती है तो भी वेलकम है, अगर जनता हमें रिजेक्ट करती है तो भी वेलकम है। अभी एक नदी के किनारे पे रहकर आप कभी नहीं नाप सकते कि नदी कितना डीप है। अभी तो बहुत ज्यादा पिक्चर अभी बहुत बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक ये सब कुछ बदल जाएगा, बीजेपी सत्ता में आएगा, लोग टीएमसी के अत्याचार के खिलाफ बंगाल में बीजेपी को जिताएंगे। हमारे साथ अमरजीत कौर भी हैं, सीपीआई नेता हैं। अमरजीत जी, आप वो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, उनको अभी भी उम्मीद है बीजेपी को, लेकिन ये जो तस्वीर है साफ तौर पर ये दिखा रही है कि लड़ाई जो है वो टीएमसी बीजेपी के बीच में है और 3 दशक तक जिनका शासन रहा लेफ्ट पार्टियों का, वो हाशिए पर आ गई है, बिल्कुल लड़ाई में कहीं है ही नहीं। क्या वजह है इसकी, आप मानती है कि ये इतनी बुरी हालत क्यों हुई है लेफ्ट पार्टियों की? अमरजीत जी, आपका जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी हाँ, कर लिया मैंने अनम्यूट। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये तय हुआ कि बंगाल के अंदर 8 चरणों में चुनाव किया जाएगा तो उसी से ही समझ में आ गया था कि बीजेपी क्या रणनीति अपनाने वाली है। और उस जगह के ऊपर उन्होंने पूरी ध्रुवीकरण की प्रयास जो की वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी प्रयास की। और बीच में एक स्टेज आ गई थी जब हंग असेंबली का फियर भी वहां पर पहुंचा था। तो लाजमी बात है ये कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हुआ है बिटवीन 2 ग्रुप्स। भारतीय जनता पार्टी का ऑफेंसिव और जिस ढंग से वहां पर वायलेंस करवाई गई जगह जगह के ऊपर, एक एक स्टेप के ऊपर जिस केंद्र की सरकार के मंत्री संतरी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में वहां जा करके कैंपेन का जो रुख किए, जो मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, वो तो रह ही नहीं गए, उसको इशू ही बना दिया। जैसे दीदी ओ दीदी बोला, तो उसके बाद एनवायरनमेंट एंटायरली डिफरेंट होने लगा। तो ये ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स थी, उस ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स में नेचुरली जो सत्ता में थे और जो सत्ता हथियाने के लिए यहाँ से ऑफेंसिव सेंट्रल गवर्नमेंट से किए, ये उसके बीच में सिमट गई। तो मैं हैरान नहीं हूं कि कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स, स्पेशली माइनॉरिटीज का जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट है और जिस ढंग की इंसल्टिंग कैंपेन बीजेपी के नेताओं ने की, उसमें वुमेन का जो एलिमेंट था वो किस ढंग से उभर करके सामने आया, उस सारे ध्रुवीकरण का ये नतीजा है बंगाल के अंदर। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ह्यूमिलिटी से जो भी रिजल्ट है, पर हम ये कहते हैं कि इस चुनाव के बाद बंगाल के अंदर गंदगी की पॉलिटिक्स, फिरका प्रस्ती की पॉलिटिक्स को, नफरत की पॉलिटिक्स को फैलाने में, गहराने में भारतीय जनता पार्टी कुछ कदम आगे बढ़ी है और ये बंगाल के लिए बहुत ही घातक है। पूरे देश के लिए घातक तो होता ही है। बंगाल की संस्कृति और उसकी सोच और समझ जो रही है, इतिहास में रोल रहा है, उसके लिए हम समझते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, ये मैं कहना चाहूंगी। और मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि 5 राज्यों में बिल्कुल क्लियर है अब कौन सरकार बनाने वाला है और ये ट्रेंड्स कंटिन्यू करेंगे। अब ये साफ और स्पष्ट दिख ही रहा है। हम जानते थे कि केरला में हमारी स्थिति पहले से थोड़ी कमजोर हो सकती है, पर हम सरकार बनाएंगे। बंगाल के लिए हम ये कह रहे थे कि अगर जो है ध्रुवीकरण के अंदर हम कहीं, चूंकि आपने केरल की बात की है इसलिए मैं केरल पर आना चाहता हूँ। वहां पर एलडीएफ ने वापसी की है, एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वहां पर अमूमन ही होता है कि 5 साल में सत्ता बदलती है। तो ऐसे में एलडीएफ की वापसी उन लेफ्ट पार्टियों के लिए एक बड़ी राहत की बात, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो जमीनी आधार है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो ये एक तरह से जो पी विजन का काम है उसके ऊपर मुहर आप मानती हैं? देखिए, मैं मानती हूँ और मैं ये भी बंगाल के बारे में भी कहूंगी कि आधार नहीं, जमीनी खत्म हो रहा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम के अंदर हम वहां से बहुत कमजोर हो गए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि जनाधार वहां पर खत्म हुआ है। केरल की जहां तक बात करें, जिस ढंग से केरला की गवर्नमेंट ने कोविड महामारी की प्रिपरेशन करी जनवरी ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जो मजदूर थे
दूसरे प्रदेशों के उनको गेस्ट वर्कर्स कहा और उनकी केयर की। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि असम चलाई। का प्रोजेक्शन भी अब हमारी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है। असम का प्रोजेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं कि असम का जो अंतिम तस्वीर है वो किस तरह से हो सकती है। तो तस्वीर जो है वो ये दिखाई दे रही है, 90 सीटें जो है 90 प्लस वो बीजेपी आ सकती है और कांग्रेस का जो गठबंधन था उनको 35 प्लस सीटें ही मिलेंगी। तो यानी एक बार फिर से असम में बीजेपी वापसी करती दिख रही है, वो भी काफी मजबूती के साथ। वापसी 90 प्लस जो है वो बड़ी मजबूत वापसी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये अब तमिलनाडु का प्रोजेक्शन है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रोजेक्शन है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या नतीजे होंगे। डीएमके प्लस यानी कि डीएमके पार्टी, स्टैलिन की पार्टी 140 प्लस पर रहेगी और एडीएमके जो कि अभी वहां पर हैं शासक, वो 80 पर सिमट करके रह जाएंगे। यानी कि 10 साल बाद डीएमके की सरकार वहां पर बनेगी। हालांकि ये कहना होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा संकेत कि एआईएडीएमके जिसके सफाई की भविष्यवाणी की जा रही थी वैसा सफाया एआईएडीएमके का नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री हैं पलनीस्वामी, उन्होंने काफी हद तक जो है डैमेज कंट्रोल किया है। बिल्कुल 80 प्लस पे काफी मजबूत विपक्ष बन करके वो उभरेंगे, जो कि हमने अक्सर देखा है कि तमिलनाडु की राजनीति में होता नहीं। यहां पर भी एकदम पेंडुलम हिलता था इधर से उधर कि या तो सुपड़ा साफ या एकदम से सरकार, वैसी वाली स्थिति नहीं है। लेकिन डीएमके 10 साल बाद वहां पर अब अपनी सरकार बनाएगा। तो ये है तमिलनाडु का हाल। आपको हमने असम का दिखाया ही। एक प्रोजेक्शन एक बार बंगाल का फिर से ले लें, ये देखते हैं किसका प्रोजेक्शन है, बंगाल का है या किस राज्य का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन है पश्चिम बंगाल का। अगर इस तरीके से वोटिंग चलती रही तो तृणमूल कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम है अखिलेश जी, पिछली बार तो 200 पार था, लेकिन फिर भी इस किस्म की राजनीति में, इस किस्म के मुकाबले में 190 प्लस ले आना, इसके क्या मायने होंगे ये आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। बड़ी बात है संकेत, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर आप इतने बड़े बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं। और वो भी तब जब केंद्र की जो पार्टी है, सत्ता की पार्टी, उसने अपनी पूरी ताकत, पूरे संसाधन, सारे घोड़े पर झोंक करके। बिल्कुल। अब केरल का भी केरल का एलडीएफ वापसी कर रही है 90 सीटों पर अगर प्रोजेक्शन इसी तरीके से चलता रहा, और यूडीएफ 45 से 50 पर सिमट के रह जाएगी। ये केरल में एक बड़ा इतिहास बना है। ये ऐतिहासिक घटना आप केरल के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अमूमन ये मान करके चला जाता है कि हर 5 साल में सत्ता बदलेगी, लेकिन एलडीएफ ने, पिनाराई विजयन जो है उनकी परफॉर्मेंस ने एक बार जनता ने मुहर लगाई है और वो वहां पर बड़े बहुमत के साथ वापसी करते हुए दिख रहे हैं। एक चीज लेकिन अखिलेश जी ये यहां बोलनी जरूरी होगी कि कांग्रेस अपने आप को इन किसी भी राज्यों में किसी भी भूमिका में नहीं पाती है। सीधी सी बात। आज तो अगर कांग्रेस ने कहा है कि वो किसी भी टीवी स्टूडियो में जाएंगे नहीं, किस मुंह से जाएंगे? हाँ, किस मुंह से जाएंगे? सीधी सी बात है, उनका कोई अभी बहुमत ही नहीं। यहां पर कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आपके सारे फॉर्मूला फ्लॉप किए, असम में आपके फॉर्मूले फ्लॉप किए, केरल में किए, जहां 2 जगहों पर आपको उम्मीद थी। दूसरी चीज, ममता बनर्जी अपने आप को विपक्ष में किस भूमिका में देख सकती है यहां पर, और खासतौर से इस किस्म के आज की तारीख में अगर टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर हो जाए तो आप मानिए कि जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है वो भी क्या कहेगा कि कांग्रेस का लीडर कौन होना चाहिए, चेहरा कौन होना चाहिए। वो राहुल गांधी को चूज करेंगे या ममता बनर्जी को चूज करेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है ना, क्योंकि आप शरद पवार आपके अलग हुए, आपकी टीएमसी आपसे अलग हुई। एक बात तो ये बीच बीच में आती है ना कि जितने अलग हुए सबको वापस कांग्रेस में आना चाहिए, तो अगर आएंगे तो फिर लीडर कौन होगा? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी आज की तारीख में उनसे बड़ा नाम कौन हो सकता है? अगर लगातार डिलीवर कर रही है। अगर मर्ज ना भी हो, अगर गठबंधन भी करना हो, तो इस संयुक्त ऑपोजिशन, संयुक्त विपक्ष का नेता कौन बने आज की डेट में? लेकिन इसी सवाल पर यह गठबंधन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात। समस्या इनकी यही है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आज उनका जरा पॉलिटिकल करेंसी जो है वो अब ममता बनर्जी की बहुत ऊपर हो गई है। अब आज की डेट में वो विपक्ष में अपने आप को एक मजबूत नेता, दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत नेता की तरह वो अपनी पार्टी को देख सकती हो, खासतौर से इस नतीजे के बाद। सोहित मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, आप बीजेपी मुख्यालय पर हैं पश्चिम बंगाल के, क्या है वहां के हाल, जरा हमें बताइए। संकेत, देखिए 4थी मंजिल पर मैं हूँ, ये जो मीडिया सेंटर है यहीं पर मैं हूँ, और 7वीं मंजिल पर फिलहाल एक बैठक चल रही है जो बताया गया है, जिसके बाद शायद कुछ नेता नीचे आएंगे। जो जानकारी मिली है मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं बंगाल के, प्रताप बैनर्जी हों, सयंतन बासु जो जनरल सेक्रेटरी हों, सोमदन साहा इलेक्शन इंचार्ज हों, ये सभी लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। 7वीं मंजिल पर वो हैं
बैठक का दौर चालू है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आए, एक रिएक्शन मिल सके कि आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से वो इस रुझान को, और जो आ रहे हैं आंकड़े जिसमें एक बार हम देख रहे हैं कि 100 के नीचे जो वापस से फिगर्स जो है धीरे धीरे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसे वो किस तरह से देखते हैं ये देखने की बात की जा रही है। संकेत, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब मैं ऐसी ऑफ रिकॉर्ड कुछ कार्यकर्ता आए थे, उनसे पूछ रहा हूँ कि किस तरह से आप देख रहे हैं, तो अब जो सुर हैं वो बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए, आप 2016 में हम तो केवल 3 थे, अगर 100 तक पहुँच गए हैं तो वो भी हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। ये अब इस तरह के बयान यहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल जो बैठक है उसमें क्या कुछ तय होता है वो देखना होगा। नंदीग्राम के बारे में लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही है, वहाँ पर भी जिस तरह से दोनों के बीच में जो वोटों का फासला है वो कम हो रहा है, तो उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चिंता जता रही है। स्टेज पूरा खाली है, इंतज़ार है किसी बड़े नेता का आने का। तो संकेत, जो तृणमूल कांग्रेस क्योंकि आ गया है तो स्वाभाविक भी है कि कोई भी बयान देने से पहले इंतज़ार किया जा रहा है, जब चीज़ें खुलेंगी शायद उसके बाद ही कोई बयान दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया था कि 100 से कम होंगे, फिलहाल के जो अगर रुझान देखें और जिस तरह से दूसरे चैनल्स पे भी देख रहे हैं हम कि 100 के नीचे पहुंच चुके हैं, उनकी वो भविष्यवाणी सच होती हुई नज़र आ रही है। और ये तब हो रहा है जब हमने देखा प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हों, वो सभी यहाँ पर आए हुए थे। हमने देखा कि अभिषेक बैनर्जी पर किस तरह से हमला यानी राजनीतिक हमला किया जा रहा था। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे थे, राज्यसभा से इस्तीफा देकर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। और उसके बाद अगर 100 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है जो फिलहाल, तो इसलिए फ़िलहाल कोई भी बातचीत यहाँ पर नहीं कर रहा है। कार्यकर्ता ना के बराबर हैं। जितने भी लोग आप मेरे आगे आसपास देखेंगे सभी मीडिया कर्मचारी हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई आता है तो उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे रिएक्शन लिया जाएगा। रीजनल चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, और इंतज़ार हो रहा है। कार्यकर्ता भी ना के बराबर हैं। तो बैठक में अब किस चीज़ को लेकर बैठक हो रही है, क्या कुछ उसमें तय किया जा रहा है, क्या कुछ उस पर चर्चा की जा रही है, इस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। और क्या कुछ देखिए आगे की रणनीति बीजेपी की क्या होगी, वो बैठक पश्चिम बंगाल में होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो नई दिल्ली में बैठक में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी अखिलेश जी इसी तरीके से चलती है। जो कहीं सही में अगर कोई निर्णायक फैसला लेना है तो वो बैठक यहाँ होगी। नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की या तो बैठक होगी या फोन पे उनकी बातचीत होगी, क्योंकि कोरोना काल है तो शायद फिजिकल बैठक ना भी हो सकता है फोन पर बातचीत हो, लेकिन बैठक तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की यहाँ पर होगी, क्योंकि असम में जहाँ पार्टी जीती है वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा। वो एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उससे असम की राजनीति में एक वो निर्णायक मोड़ होगा। बिल्कुल, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या सर्बानंद सोनोवाल कंटिन्यू करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा जो बीजेपी को असम को लेकर करना बहुत बड़ा फैसला होगा। बंगाल में तो खैर बहरहाल अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो भी तमाम उनके दांव पेच थे वो कामयाब नहीं हुए हैं, काम नहीं आए हैं। और प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 3 अंकों में नहीं आ पाएगी, लग रहा है कि वो भविष्यवाणी उनकी लगभग सही होती दिख रही है।